आ गए सब लोग? यस सर, कब के आ गए? Okay friends, in last lecture we had discussed about the issue of share capital, उसका basic chapter, the companies introduction to companies account हमने yesterday complete किया था कि we had discussed about the silent features of the company. Company is one type of incorporated association and it is having a separate legal existence in the eyes of law. Company is an artificial person which is invisible, intangible, but still having existence in the eyes of law, and it is always having a perpetual succession, and company is able to sign his own document with the help of common seal. In case of company, कोई भी company है, you can transfer your shares to someone else. In case of company, the owners and management are always in separate body, and the owners are always having a right to access the information of the company, which includes only the books of account which has been prescribed under section 209 of the Companies Act 1956. So in case of company, the person who is working in the company is always considered as an employee of the company, and wherever the employee is over there, then the chances for fraud is maximum, and that's why we are required to do the periodic audit of that organization, and that's why in case of company the periodic audit is compulsory. तो टिल द इतना हमने साइलेंट फीचर्स में डिस्कस किया था. देन वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, स्टैट्यूटरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, फॉरेन कंपनी. सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज वी आर ऑल्सो डिस्कस. तो इतना हमने डिस्कशन फ्रेंड यस्टरडे किया था. अभी उसी लाइन ऑफ एक्शन पे आगे बढ़ते हुए फ्रेंड, यहाँ पे दो कंपनी के नाम लिख रहा हूँ, दो वेल नोन कंपनी के नाम लिख रहा हूँ. एक जो है चिपिंग इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड एंड दूसरा जो है BCPL, बदमाश कंपनी प्राइवेट लिमिटेड. फ्रेंड अभी हुआ क्या, तो कि कंपनी कौन संभाल रहा है BCPL, तो कि भाई आपके अंशुल एंड आकाश दोनों ये कंपनी संभाल रहे हैं. एक दिन आए थे मेरे पास और वैसे ही बातें चल रही थी और उन्होंने अपना बिजनेस प्लान मेरे साथ शेयर किया कि सर हम लोग अपने 10-15 ब्रांच इंडिया में ओपन करने वाले हैं, फिर एक्सपेंशन हुआ अच्छे से तो 25-30 ब्रांच इंडिया में होगा, फिर 1-2 ब्रांच दुबई में, फिर ऐसे करके हम अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करने वाले हैं. तो इसका एक्सपेंशन प्लान देख के मेरे को थोड़ी जेलसी फील हुई कि साला मेरे से सब कुछ सीखा और मेरे को ओवरटेक करने का ट्राई कर रहे हैं. तो मैंने सोच लिया कि भाई ये लोग मुझे ओवरटेक करें उससे पहले मैं उनको क्या कर लेता हूँ, टेक ओवर कर लेता हूँ. और उसी लाइन ऑफ एक्शन के साथ मैंने उनको बोला कि भाई आपका ये एक्शन प्लान जो है, आपका जो बिजनेस प्लान जो है वो आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, क्या आपके पास पैसा है. तो कहा सर वही तो प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है. अगर पैसा होता तो ऐसी कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती, कब का बिजनेस स्टार्ट हो चुका होगा. तो मैंने बोला तो अभी क्या करोगे पैसों के लिए. तो कहा साहब बहुत ट्राई किया, बैंक में गए, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर के पास गए, कहीं पे भी कुछ सेटिंग नहीं हो रहा है. क्या आप कुछ एडजस्टमेंट करवा के दे सकते हो, या तो आप तो सीए हो, आपके पास तो बहुत पैसा होगा, कुछ करो ना हमारी कंपनी में इन्वेस्ट. मैंने बोला चलो आपकी कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ, मैं आपको फिर बताता हूँ. इनके बुक्स ऑफ अकाउंट देख के मैंने क्या किया, तो कि भाई उनकी कंपनी में जितने शेयर्स थे उसके 50% शेयर मैंने ले लिए. फॉर एग्जांपल टोटल आपकी कंपनी में 5000 इक्विटी शेयर्स है, तो मैंने भी दूसरे 5000 इक्विटी शेयर्स ले लिए. तो मेरा होल्डिंग कितना 50%, आपका होल्डिंग कितना 50%, दोनों का होल्डिंग 50% हो गया. अभी कभी भी कोई वहाँ पे डिसीजन लेना होगा इस कंपनी में फ्रेंड, तो इस कंपनी में कोई भी डिसीजन लेना है तो किसकी परमिशन चाहिए, आपकी या मेरी फ्रेंड. तो कि दोनों की चाहिए, दोनों का सेम होल्डिंग है, 50% आपका 50% मेरा, इसलिए दोनों की परमिशन की वहाँ पे ज़रूरत है फ्रेंड. तो यहाँ पे भी दोनों की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी. तो मैंने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों की परमिशन नहीं, परमिशन तो अपनी ही होनी चाहिए. मैं हाँ बोलूँ तो हाँ, मैं ना बोलूँ तो ना. तो फिर एक दिन अंशुल को बुलाया और बोला अंशुल कि अंशुल कि हम जो बिज़नेस कर रहे हैं, हम दोनों में से सीनियर कौन. तो बोला सर ऑब्वियसली आप. मैंने बोला कि बिजनेस में छोड़, वैसे ही नॉर्मली देखने थे तो भी कोई सीनियर कौन, तो कि सर आप. तो मैंने उसको बोला तो थोड़ा बहुत मुझे सीनियरिटी जैसा फील तो होने दो. तो बोला हुआ क्या सर, क्या सीनियरिटी फील नहीं हो रहा है आपको, बोलो ना क्या प्रॉब्लम हुआ. मैंने बोला देख तू कि यहाँ पे जब हम कंपनी की बात करते हैं, मेरे पास जितने शेयर है वैसे इतने ही शेयर तुम्हारे पास है, तो ये हम तो दोनों एक सेम लेवल पे आ गए. मेरे को क्या है कि ज़्यादा नहीं, मेरे को थोड़ा सा सीनियरिटी मीन्स मुझे एक शेयर आपसे ज़्यादा चाहिए और एक शेयर मुझे ज़्यादा मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा. तो अंशु बोला सर एक शेयर के लिए आप इतना सारा रो रहे हो, इतना सारा फील कर रहे हो. अरे सर मेरे पास से एक शेयर ले लो, मैं खुद का पर्सनल जो शेयर पड़ा है मैं आपको दे देता हूँ एक शेयर. तुरंत उसने वो शेयर मेरे को दे दिया. मैंने बोला कितना पैसा देने का, कैसा आप इतना सारा आपने मुझे हमको सिखाया, इतना हमको एक्सपीरियंस कराया है, अभी एक शेयर का मैं पैसा लूँगा आपसे, मेरी तरफ से गिफ्ट समझो ये एक शेयर आपका.
फ्रेंड उसने फॉर्म में वहाँ पे एक शेयर मेरे को दे दिया। अभी एक शेयर देने से उसको पता नहीं था कि इम्प्लीकेशन यहाँ पे क्या है। अभी देखो कि यहाँ पे पहले मेरे पास 5000 शेयर थे, एक शेयर उसने बढ़ाया तो यहाँ पे मेरे पास शेयर कितने हो गए 5001। उन लोगों के पास शेयर कितने हो गए 4999। अभी होल्डिंग पैटर्न क्या हो गया, तो कि मेरा होल्डिंग हो गया 50.01% और आप लोगों का हो गया 49.99%। नेक्स्ट मीटिंग में गए और नेक्स्ट मीटिंग हुई और नेक्स्ट मीटिंग में पूछा गया सबको कि भाई इसके लिए कितने लोग हाँ बोल रहे हैं, तो मैंने हाँ बोला और आप सबने ना बोला। बट आप सबकी ना की वहां पे कोई इंपॉर्टेंस होगी? नो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर है सेड यस, मींस यस हो गया। मैं बोलूं नो तो नो हो गया। तो देखो कि एक शेयर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे। हमको अपने लगेगा एक शेयर में क्या फर्क पड़ेगा, बट ये फर्क पड़ेगा फ्रेंड। एंड यहाँ पे जैसे ही मेरे पास 50% से ज्यादा शेयर आ गए, दैट मीन्स इस कंपनी पे कंट्रोल किसका हो गया, मेरा हो गया। होल्ड किसका हो गया, मेरा हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन फ्रेंड, वहां पे जिस दिन मेरी कंपनी के पास 50% से ज्यादा शेयर्स आ जाएंगे, मेरी कंपनी को बोला जाएगा होल्डिंग कंपनी एंड योर कंपनी इज कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी। क्या बोलेंगे आपकी कंपनी को? सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे। सो याद रखना फ्रेंड कि व्हेन यू हैव इन्वेस्टेड, वर्ड है मोर देन 50%। याद रखो क्या वर्ड लिखा है उन्होंने, मोर देन 50%। एग्जैक्ट 50% नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जैक्ट 50% में क्या होता है, दोनों पार्टी का सेम वेटेज आएगा। जब 50% से ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा कंट्रोल मेरे पास, सबसे ज्यादा होल्डिंग मेरे पास। उस टाइम पे मेरी कंपनी को होल्डिंग कंपनी बोलेंगे और आपकी कंपनी को सब्सिडरी। ये कभी भी इंडिविजुअली होता नहीं है, दोनों एक जगह पे एक कंपनी होल्डिंग होगी तो दूसरी कंपलसरी सब्सिडरी होगी ही होगी फ्रेंड। तो ये रिलेशन वहां पे ऑलवेज एग्जिस्ट होंगे ही होंगे, कंपलसरी है। तो फ्रेंड यहाँ पे आंसर क्या आया, मोर देन 50% होगा तभी जाके उस कंपनी में इसको, इस कंपनी को क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी। तो ये एग्जाम्पल लेने का स्पेशल इंटेंशन यही था कि आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ पे मोर देन 50% है। गवर्नमेंट कंपनी में क्या आया था 51% और मोर। एग्जैक्ट 51% वहां पे होगा तो चलेगा, बट यहाँ पे एग्जैक्ट 50% हुआ तो नहीं चलेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड, इसके बाद नेक्स्ट एक कंडीशन दिया है, समटाइम द इन्वेस्टमेंट इज नॉट ओवर देयर बट इवन दो आई एम कंट्रोलिंग एनी कंपनी। ऐसा हो सकता है? तो यस, कई बार ऐसा हो सकता है कि कई बार आपका इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी में इतना ग्रेट नहीं होता है, बट फिर भी आप उस कंपनी के कंट्रोल कर रहे हो। कैसे? क्योंकि आई हैव द कंट्रोल ओवर द की पर्सनल, कंट्रोल ओवर द की पर्सनल of the organization. Then at that time, control over the key personnel of the organization. At that time, your company is called holding company and another company is called subsidiary company. अभी क्वेश्चन मार्क ये होता है कि what who is key personnel? की पर्सनल का मतलब क्या? तो कि की एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक चेयरमैन, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सब लोग जो है उन सब के ऊपर अगर आपका कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब क्या है? तो यू हैव राइट टू अपॉइंट देम, यू हैव राइट टू डिसमिस देम, यू हैव राइट टू चेंज द डिसीजन ऑफ एनी ऑफ दिस पर्सन एंड यू, आपके पास वो पावर है कि वो लोग जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे आपको पूछ के लेंगे। दैट इज कॉल्ड कंट्रोल ओवर द की पर्सनल। एंड इफ यू हैव दिस कंट्रोल ओवर द की पर्सनल, देन दिस कंपनी इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी एंड अनदर कंपनी इज कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी। ओके, तो ये दो कंडीशन वहां पे फुलफिल होनी चाहिए। तो आपकी कंपनी को होल्डिंग बनेंगे, दूसरी कंपनी को सब्सिडरी कंपनी। अभी हुआ क्या, तो कि जैसे मैंने आपकी कंपनी में 50.01% इन्वेस्ट किया, तो अंशुल के माइंड में क्या हुआ कि भाई जैसे सर आगे बढ़ रहे हैं हमको भी आगे बढ़ना है, हम भी कोई कंपनी टेक ओवर करते हैं, मीन्स हम भी कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उन्होंने देखा घर से सर जहाँ पे अहमदाबाद में पढ़ाते हैं वहाँ पे ऑफलाइन में जो बैचेस होती है वहाँ पे भी ऐसी ऐसी कंपनी बनाई जाती है। हर एक बैच में मैं सेम पैटर्न से पढ़ाता हूँ फ्रेंड, आप ऑनलाइन हो और या यहाँ पे ऑफलाइन होता है, सेम पैटर्न, जो वर्डिंग्स मोस्टली यहाँ पे होते हैं वही वर्डिंग्स वहाँ पे। तो एक बैच में हमने ऐसी कंपनी बनाई थी फ्रेंड, तो उस कंपनी ने नाम रखा था रॉकस्टार प्राइवेट लिमिटेड। भले पूरी बैच में कोई रॉकस्टार नहीं है बट नाम क्या रखा है, रॉकस्टार प्राइवेट लिमिटेड। एक बीसीपीएल वालों ने देखा कि ये आरपीएल कंपनी है ना जो थोड़ी वीक है, इसको टेक ओवर करते हैं। डिसाइड कर लिया कितना इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या 50.01%। जैसे ये करेंगे कंट्रोलिंग अपने हाथ में आ गया। कंट्रोलिंग मीन्स फिर कंपनी को हम किसी भी इस तरह का मैनेज कर सकते हैं। तो 50.01% जो है फ्रेंड डिसाइड कर लिया 50.01% इन्वेस्ट करना है, कर दिया इन्वेस्ट। तो क्या हो जाएगा उस दिन से, तो क्या आरपीएल सब्सिडरी कंपनी एंड बीसीपीएल होल्डिंग कंपनी। तो उस दिन से आपकी कंपनी क्या हो गई, होल्डिंग कंपनी, एंड सामने वाली कंपनी क्या हो गई, सब्सिडरी कंपनी। चलो फ्रेंड, अभी ये कंपनी का और आपका रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया, आपकी कंपनी का और मेरा कंपनी का रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। तो एट द एंड ऑफ द ईयर मैं क्या लिखूंगा, तो कि
my company, J-Pink Electro Private Limited, is an holding company of Bajmas Company Private Limited. While RPL क्या लिखेगा कि our company is a subsidiary company of BCPL. Then what about your company? आपकी कंपनी क्या स्टेटस लिखेगी, होल्डिंग या सब्सिडरी? दोनों. Is it so? यस, आपकी कंपनी का स्टेटस दोनों आएगा. आपकी कंपनी वहां पे लिखेगी कि बदमाश कंपनी प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ जेईपीएल एंड होल्डिंग कंपनी ऑफ आरपीएल. क्या एक कंपनी के दो स्टेटस हो सकते हैं? यस, मेन तो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड होगा, बाकी ये सब्सिडरी हेड जो है वो आपके दो हो सकते हैं. यू मे बी अ होल्डिंग कंपनी और यू मे बी अ सब्सिडरी कंपनी हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. बट क्वेश्चन मार्क ये होता है कि भाई इन दोनों के रिलेशन आ गए, इन दोनों के रिलेशन आ गए, बट इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन आरपीएल एंड जेईपीएल? क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? बोलो, बताओ फ्रेंड, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होंगे? क्योंकि यस, क्या है तो क्या फ्रेंड, यहाँ पे मेरी कंपनी का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है बट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है. यस, कि जो इन्वेस्ट हुआ है उसमें सबसे ज्यादा शेयर किसका है? मेरा ही है. यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है बट इनडायरेक्ट कंट्रोल है. कैसे? तो क्या आरपीएल को कुछ पूछना होगा तो किससे पूछना पड़ेगा? बीसीपीएल को. बीसीपीएल को कुछ पूछना है तो किससे पूछना पड़ेगा? जेईपीएल को. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन फ्रेंड, यहाँ पे आरपीएल में डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट मेरा कंट्रोल है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट मेरा इन्वेस्टमेंट है. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे आपके पास जितनी भी आपकी सब्सिडरी कंपनी होगी इसको कहीं ना कहीं पे मैं इजीली कंट्रोल कर सकता हूँ. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन जितनी भी इस चेन में जितनी भी सब्सिडरी कंपनी आएगी उन सबको मेरी सब्सिडरी कंपनी कहा जाएगा. और उसको यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? चेन होल्डिंग बोलेंगे. क्या बोलेंगे फ्रेंड? चेन होल्डिंग. इसको बोला जाता है चेन होल्डिंग. सो फ्रेंड, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हुई एंड इफ योर कंपनी इज कंट्रोलिंग एनी अदर कंपनी देन योर कंपनी इज कॉल्ड कंट्रोलिंग कंपनी, योर कंपनी इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी एंड अनदर कंपनी इज कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी. सामने वाली कंपनी को क्या बोलेंगे? सब्सिडरी कंपनी. डन नाउ? समझ में आया? यस जम्मू, क्या समझ में नहीं आया बताओ? जम्मू, आपका क्वेरी गलती से डिलीट हो गया मेरे से. ओके, समझ आ गया. वेरी गुड, थैंक यू. ओके फ्रेंड, फ्रेंड रिपीट करता हूँ सब कुछ फिर से. गलती से माइक ऑफ रह गया था. ओके फ्रेंड,
फिर से इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। फ्रेंड यहाँ पे ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबके साथ शेयर कर दूँ कि फ्रेंड इस चैप्टर के बारे में मोरलेस बेसिक सब टर्म आपको आता ही है, हमको जस्ट आपके माइंड से सब कुछ बाहर निकालना है। जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा स्पायरल में कहीं ना कहीं पे होगा, बट आप ढूंढने जाओगे तो टाइम जाएगा, और बेटर हम जितना डिस्कस करेंगे वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जितना डिस्कस करेंगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। बुक्स में जो लिखा होगा पढ़ते हैं उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी रहता है, बट अगर लाइफ टाइम तक याद रखना है तो जितना डिस्कशन करेंगे उतना हमको लाइफ टाइम के तक याद रहेगा। तो मैं आपको ये बेसिक टर्म सब डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो आप लोग जो भी आपके माइंड में आता है आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए, यहाँ पे आंसर दीजिए कि सर ये इसका ये होता है, इसका ये होता है। अगर गलत होगा तो आपको ऑलवेज याद रहेगा कि नहीं ये मैंने गलती से आंसर ये दे दिया था बट एक्चुअली ये था। तो प्लीज पार्टिसिपेट ओवर हियर, क्लोज योर साइरल, बी रिलैक्स, बी कूल। बहुत ही इजी चैप्टर है, यहाँ पे बैठ के आराम से ये देखिए, बराबर। पूरा रिपीट करता हूँ, डोंट वरी। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल की जब बात करते हैं तो जब आपको शेयर इश्यू करना है तो उस टाइम पे एप्लीकेशन मनी होता है, अलॉटमेंट मनी होता है, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सब कुछ होता है। बट ये जो प्रोसेस है उससे पहले की बात करते हैं। जब भी आपको शेयर इश्यू करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिसाइड कि एट व्हाट प्राइस वी आर गोइंग टू इश्यू दी शेयर्स टू दी पब्लिक एट लास्ट। तो वहाँ पे दो प्राइस के बीच में कंफ्यूजन होता है, एक होता है फेस वैल्यू, दूसरा होता है इश्यू प्राइस। व्हाट इज इश्यू प्राइस फर्स्ट ऑफ ऑल? Okay, the price at which shares issue to the public at large, that is called issue price. किसको बोलेंगे issue price? तो कि जिस प्राइस से आपने शेयर इश्यू किया उसको इश्यू प्राइस बोलेंगे। Then what is face value? तो कि face value means original value of shares, nominal value of shares, the value at which the shares basic value the value which is required to be mentioned on the face of the share certificate, that is called face value. तो फ्रेंड यहाँ पे वर्डिंग क्या लिखा है? तो कि the value at which the shares are the value which is required to be mentioned on the face of the share certificate, that is called face value. And what is issue price? तो कि issue price means the price at which the shares are issued to the public at large. जब हम face value की बात करते हैं तो normally this face value is 10 rupees in case of equity share capital, rupees 100 in case of preference share capital, and rupees 1000 in case of debenture. ये normally standard market में चल रहा है। But friend, this is a standard, not the compulsion. कंपलसरी नहीं है। आप 100 रुपये वाला भी इक्विटी शेयर फेस वैल्यू 100 रुपये वाला इक्विटी शेयर भी इश्यू कर सकते हो और उसमें 100 रुपया फेस वैल्यू भी रख सकते हो, या आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू 200 रखना है, उससे ज़्यादा रखना है, 100 से ज़्यादा रखना है तो रख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे दिस इज स्टैंडर्ड, नॉट कंपल्सन। आपको जो भी प्राइस रखना है फेस वैल्यू का वो रख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया होगा हम इस तरीके से स्टैंडर्ड लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल के 10, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 1000। नाउ फ्रेंड प्लीज रिमेंबर कि यहाँ पे 10 रुपये वाला शेयर है, इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 10 रुपये वाला जो शेयर है, क्या हम उसको 10 रुपये में इश्यू कर सकते हैं? तो कि यस, 10 रुपये वाला शेयर 10 रुपये में इश्यू कर सकते हैं, यस। फिर 10 रुपये वाला शेयर मुझे 12 रुपये में इश्यू करना कर सकता हूँ, यस। 9 रुपये में इश्यू करना कर सकता हूँ, यस। व्हेन आई एम इश्यूइंग द शेयर्स of rupees 10 at rupees 10 itself, then it is called issued at par. When I am issuing the shares at 12, it is called issued at premium, and when it is issued at 9, it is called issued at discount. Okay, तीन ऑप्शन अलग अलग हमारे पास issued the shares at par, premium and discount. सबसे पहले बात करते हैं issue of shares at par. 10 रुपये का चीज देना है, 10 रुपया लेना है। Is there any specific condition required to be fulfilled over there? तो क्या नो, कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। नॉर्मल रूटीन जो प्रोसेस होगा वो ठीक है, बाकी कोई स्पेशल कंडीशन वहाँ पे फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो 10 रुपये का चीज़ देना है, 10 रुपये अपने पॉकेट में आना चाहिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो वहाँ पे उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे 10 रुपये वाला शेयर 12 रुपये में दे, सॉरी वो नहीं लेते, लास्ट वाला ऑप्शन लेते, डिस्काउंट वाला। 10 रुपये वाला शेयर अगर हम 9 रुपये में इश्यू करें तो इश्यू ऑफ शेयर्स क्या हुआ? एट डिस्काउंट। इज देयर एनी कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल ओवर देयर? जब आप शेयर्स डिस्काउंट के साथ इश्यू कर रहे हो, क्या फ्रेंड वहां पे कोई कंडीशन है जो फुलफिल करनी पड़ेगी? वो आपको बताना है मुझे, बताओ चलो। पालमपुर सेंटर इस शेयर की मिनिमम वैल्यू 1 रुपये रखना पड़ेगा, 1 रुपये। बोलो इश्यू ऑफ शेयर डिस्काउंट में क्या क्या कंडीशन होगी, क्या क्या कंडीशन हो सकती है? याद करो 11 12 में आपको पढ़ाया गया है। अम्ब्रेली क्या लिखा आपने? स्पेसिफिक टाइम पे पैसा पे करने का।
वो क्या? यस, मैक्सिमम 10% डिस्काउंट इज राइट आंसर. न्यू एस्टैब्लिश कंपनी कैन इश्यू द शेयर्स एट डिस्काउंट. वेरी गुड, दोनों का सही है. ओनली ओल्ड कंपनी कैन इश्यू द शेयर्स एट डिस्काउंट. सेकंड, मैक्सिमम 10% डिस्काउंट बराबर है. फिर इज देयर एनीथिंग एल्स? और डिस्काउंट प्राइस पे इन्वेस्ट किया हो तो सरेंडर पे फुल वैल्यू मिलेगी. ये अमरेली सेंटर, आप ये हम इश्यू ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हो? डिस्काउंट प्राइस पे इन्वेस्ट किया हो तो सरेंडर पे फुल वैल्यू मिलेगा, ऐसा किसने बोला? ओके, उसमें तो जो मार्केट में प्राइस चल रहा होगा वही मिलेगा. चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे ध्यान दो, मैं बता देता हूँ क्या आएगा. यस फ्रेंड, तो यहाँ पे ओल्ड कंपनी कैन इश्यू द शेयर्स एट डिस्काउंट, 10% वाला कंडीशन है. फिर आगे भी कुछ कंडीशन है, तो सबसे पहले जितना आपने बताया वो डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले ओल्ड कंपनी कैन इश्यू द शेयर्स एट डिस्काउंट मींस न्यू कंपनी कैन नॉट इश्यू द शेयर्स एट डिस्काउंट. तो फिर ये ओल्ड कंपनी का डेफिनेशन क्या है फ्रेंड? वहाँ पे ओल्ड कंपनी का मतलब क्या? जैसे कि मैंने आज कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, आज मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, दूसरे दिन चले जाते हैं, दूसरे दिन देखते हैं फ्रेंड, तो दूसरे दिन क्या कंपनी ओल्ड कंपनी हो जाएगी? पहले दिन न्यू कंपनी है, आज नई कंपनी है, बट हम दूसरे दिन शेयर इश्यू करते हैं, कर सकते हैं. तो कि नहीं, गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं, उसका एक प्रीडिफाइंड पीरियड है. ओल्ड कंपनी का मतलब द कंपनी वो हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट हुआ होगा, देन एंड देन you can issue the shares at discount, otherwise you cannot issue the shares at discount. The old company is which company? तो क्या who have completed 1 year from the date of incorporation, that is called old company, and वही आप यहाँ पे शेयर इश्यू कर सकती है डिस्काउंट. कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं? 10%. बट ये किसके लिए है फ्रेंड? क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए है. किसके है? नॉन गवर्नमेंट कंपनी मीन्स हम लोग जो कंपनी क्रिएट करेंगे उसके लिए. जो गवर्नमेंट कंपनी होगी उसके लिए कितना? तो कि गवर्नमेंट को पहले से पता था, उसको खुद पे इतना ट्रस्ट था कि भाई हमारी कंपनी में कोई ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा नहीं, हमको पब्लिक को ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा, ज़्यादा लालच देना पड़ेगा, तो ही पब्लिक हमारे में इन्वेस्ट करेगी. इसलिए गवर्नमेंट वालों ने क्या रखा है? अपने लिए प्रोविजन कितना रखा है? 20%. जैसे खुद का प्रोविजन 20% दिखा, पब्लिक भड़क गई कि ऐसा थोड़ी होता है, गवर्नमेंट खुद के लिए पार्शियलिटी करेगी, खुद को ज़्यादा बेनिफिट, अपने को कम बेनिफिट, ऐसा नहीं चलेगा, हमको भी ये बेनिफिट चाहिए. तो जैसे ही ये केस लेके गए गवर्नमेंट के सामने, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई गवर्नमेंट तो सबको बेनिफिट देने के लिए बैठी है, इसलिए उन्होंने खुद को जब भी डिसीजन लेना होगा 20%. क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी को भी कई बार जरूरत पड़ेगी 20% तक डिस्काउंट देने की. मीन्स हमारी कंपनी भी वीक कंपनी हो सकती है, तो हमारी वीक कंपनी क्या ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती? गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, हम आपकी बात मानते हैं कि कोई कंपनी वीक कंपनी होगी जिसको ज़्यादा डिस्काउंट की ज़रूरत है. आप प्रूव करो कि आपकी कंपनी वीक है, नहीं ज़्यादा चल रही है, कोई इसको 10% डिस्काउंट के साथ भी कोई आपकी कंपनी के शेयर्स नहीं जा रही. अगर आप प्रूव करोगे तो हम आपको क्या करेंगे? अगर आप प्रूव करोगे तो हम आप लोगों को उतना अलाउ करेंगे. मीन्स उन्होंने बोला कि आपको परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास से टू अलाउ मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 20%. किसका परमिशन चाहिए? तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी, इन दोनों में से किसी का भी परमिशन होगा, देन यू कैन इश्यू दी शेयर्स विथ मैक्सिमम 20% डिस्काउंट. तो याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी, सेबी मीन सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन दोनों में से किसी का भी परमिशन हुआ तो इतना डिस्काउंट आप दे सकते हो. ओके, तो ये दो कंडीशन फुलफिल. उसके बाद नेक्स्ट, जब भी आप डिस्काउंट के साथ शेयर इश्यू करें तो यहाँ पे लिखा है कि ओल्ड कंपनी
कैन इश्यू दी शेयर्स एट डिस्काउंट। मीन्स ये कंपनी ने कहीं ना कहीं पे ऑलरेडी शेयर्स इश्यू करके रखे होंगे, और जो शेयर्स इश्यू करके रखे होंगे वो जो शेयर होल्डर है उनको आपने एट पार या एट प्रीमियम इश्यू किया होगा। क्यों? क्योंकि नई कंपनी तो एट डिस्काउंट तो कर ही नहीं सकती, तो बाकी की दो ऑप्शन होंगे। अगर कोई कंपनी ने 10 रुपये वाला शेयर मुझे 10 रुपये में दिया है, या 10 रुपये वाला शेयर मुझे 15 रुपीज़ में दिया है, प्रीमियम के साथ दिया है, अगर मैं ही कंपनी का शेयर होल्डर हूँ और मेरे सामने दूसरे कोई लोगों को कंपनी इन्वाइट करती है और उनको डिस्काउंट के साथ देती है, जो चीज़ मुझे 15 में दी और किसी और को 9 रुपीज़ में ऑफर करे, क्या मैं उनको अलाउ करूंगा? तो के नो, मुझे तो क्या होगा कि भाई मेरे पास से चार्ज किया और उसको सामने वाले को बेनिफिट दे रहे, ये तो दोनों का कैटेगरी फिर फ्यूचर में सेम हो जाएगा, तो मैं मोस्टली अलाउ नहीं करूंगा। अगर कंपनी मेरी परमिशन, मीन्स कंपनी के रियल ओनर्स जो होंगे उसकी परमिशन के बिना ही शेयर इश्यू कर देंगे एट डिस्काउंट, तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो कि वहाँ पे लीगली कोई शेयर होल्डर वहाँ पे क्या सब कुछ टक करवा सकता है कि भाई नहीं हमको ऐसा दिया और उसको ऐसा। इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि पहले आप अपने शेयर होल्डर से पूछ लो कि क्या आप डिस्काउंट के साथ शेयर इश्यू करना चाहते हो, क्या उनको लग रहा है कि इससे उनको बेनिफिट होगा, उसको फायदा होगा। अगर वो आपको अप्रूव करते हैं तो ही आप इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट दे सकते हो, अदरवाइज नहीं। दैट मीन्स आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट ओनर से परमिशन लेना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशन पास इन द जनरल मीटिंग, और जो ये रेजोल्यूशन पास होता है दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय सीएलबी। सीएलबी मीन्स कंपनी लॉ बोर्ड, कंपनी लॉ बोर्ड को भेजना पड़ेगा और कंपनी लॉ बोर्ड इसको अप्रूव करेगी। अप्रूव करते ही विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम दिस अप्रूवल, 2 मंथ्स के अंदर हमको इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट इश्यू करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हमको विद इन 2 मंथ्स आपको ये शेयर इश्यू करना पड़ेगा। सो याद रखो, पहले रिजोल्यूशन पास करो, सीएलबी को भेजो, जैसे ही अप्रूवल आया विद इन 2 मंथ्स आपको शेयर इश्यू करने पड़ेंगे, इश्यूड एट डिस्काउंट। अगर नहीं कर पाए तो फिर से अगेन परमिशन लेनी पड़ेगी। फ्रेंड, ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन मार्क ये होता है कि कौन से शेयर इश्यू कर सकते, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर। तो कोई भी शेयर आप इश्यू कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट गवर्नमेंट ऐसा बोला है कि यू कैन इश्यू ओनली दोज क्लास ऑफ शेयर विच हैज ऑलरेडी बीन इश्यूड एट पार और प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी ने ऑलरेडी इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करके रखा है ₹10 का, मीन्स फर्स्ट पब्लिक इश्यू आया था ₹10 का फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस भी ₹10, मीन्स एट पार इश्यू किया था, इक्विटी शेयर इश्यूड एट पार। दूसरा हमने दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल का पब्लिक इश्यू लेके आए थे, दैट वी हैव इश्यूड एट प्रीमियम। अभी तीसरा पब्लिक इश्यू लेके आ रहे हैं, इसमें सोच रहे हैं कि डिस्काउंट के साथ शेयर इश्यू करें। तो क्या कंपनी कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? तो कि कंपनी ने आज तक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू नहीं किया, एंड बिकॉज ऑफ द रीजन डायरेक्टली वहाँ पे डिस्काउंट के साथ नहीं आ सकते। वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रीमियम पे, सॉरी, वहाँ पे वही कैटेगरी आप इश्यू कर सकते हो विच ऑलरेडी बीन इश्यूड एट पार और प्रीमियम। कोई नई कैटेगरी आप डायरेक्टली डिस्काउंट के साथ इश्यू नहीं कर सकते। तो याद रखना कि यू कैन इश्यू ओनली दोज क्लास ऑफ शेयर विच हैज ऑलरेडी बीन इश्यूड एट पार और प्रीमियम इन द पास्ट। वही कैटेगरी आप यहाँ पे डिस्काउंट के साथ लेके आ सकते हो, बाकी नई कोई कैटेगरी लेके नहीं आ सकते। तो प्लीज रिमेंबर दिस, याद रखना अच्छे से कि यू कैन इश्यू ओनली दोज क्लास ऑफ शेयर विच हैज ऑलरेडी बीन इश्यूड एट पार ऑफ प्रीमियम। इसके बेस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बना सकते हैं, बोलेंगे कि ऑलरेडी कंपनी ने इतना इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू कर दिया है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिस्काउंट इश्यू करना चाहती है। आंसर क्या आना चाहिए? नन ऑफ अबव। शेयर का कैलकुलेशन करने का ही नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं और यहाँ पे कंडीशन में आ ही नहीं रहा है। तो क्लास ऑफ शेयर, ये एक ध्यान रखना है। ओके, तो ये बात हो गई डिस्काउंट की। अगर इतनी कंडीशन फुलफिल हुई then you can issue the shares at discount, otherwise आप इश्यू नहीं कर सकते। बराबर? समझ में आया सबको? कोई डाउट, कोई क्वेरी यहाँ तक? ओके, रिपीट अगेन द क्लासेस ऑफ शेयर। फ्रेंड देखो कि मेरी कंपनी ने ऑलरेडी इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू किया है एट पार। ओके, नाउ कंपनी बस एक ही कैटेगरी, आज तक एक ही शेयर इश्यू किया है। नाउ कंपनी इश्यू दी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई कोई भी कैटेगरी नई इश्यू करती है तो उसको एट पार पहले ट्राई करो, एट प्रीमियम ट्राई करो। पब्लिक इन्वेस्ट नहीं करती है तो आप डिस्काउंट में जा सकते हो। तो मीन्स फ्रेंड यहाँ पे अगर कंपनी ने ऑलरेडी पहले इश्यू किया हुआ है इश्यू ऑफ शेयर एट पार, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इक्विटी शेयर इश्यू किया है, अगर उनको फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करना है डिस्काउंट तो कर सकते हैं। बट नई कैटेगरी मीन्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये नया कैटेगरी आप डिस्काउंट के साथ नहीं ले सकते। तो याद रखना कि नया कैटेगरी, न्यू क्लास ऑफ शेयर, you cannot issue the shares at discount. Only those class of share which has already been issued at par or premium, वही आप रिपीट कर सकते हो issue of shares at discount के साथ, बाकी नहीं कर सकते। बराबर? चलो रिजोल्यूशन में क्या डाउट है फ्रेंड?
शिमला रिजोल्यूशन का मतलब कि इट इज अप्रूवल गिवन बाय दी ऑर्गेनाइजेशन। रेजोल्यूशन का मतलब कि सबने मिलके हाँ बोला तो वहाँ पे नोट किया जाता है एक पेपर पे कि भाई सब लोगों ने इतने परसेंटेज लोगों ने हाँ बोला था। इट्स कॉल्ड रेजोल्यूशन पास्ड इन दी मीटिंग। ओके, वो डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको आईपीसीसी में, व्हाट इज रेजोल्यूशन, कैसे बनाया जाता है, तो वो आएगा लॉ सब्जेक्ट में आएगा। ओके, अकाउंट्स में नहीं। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ शेयर सेट प्रीमियम। पार आ गया, डिस्काउंट आ गया। नाउ टेल मी, इश्यू ऑफ शेयर सेट प्रीमियम, is there any condition which are required, is there any condition which is required to be fulfilled before issuing the share set premium? क्या प्रीमियम के साथ शेयर इश्यू करेंगे तो क्या वहाँ पे कोई कंडीशन है इसकी तरह? क्या रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी शेयर होल्डर की कि भाई हमको 10 रुपये का 15 रुपया मिल रहा है, ले भाई हम ले 15 रुपया ज़्यादा मिल रहा है तो ले, परमिशन लेने की ज़रूरत है? कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं। वो पागल समझेंगे आपको कि भाई 15 रुपया मिल रहा है, 10 का 15 मिल रहा है, क्यों पूछ रहे हो, प्रॉफिट ही हो रहा है ना, लॉस थोड़ी हो रहा है, ले लो, प्रॉफिट हो रहा है तो लेने में कोई टेंशन ही नहीं है। तो फ्रेंड वहाँ पे कोई रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं। तो क्वेश्चन मार्क ये बनता है कि जो प्रीमियम का अमाउंट फ्रेंड हमको चार्ज करना है, कितना चार्ज कर सकते हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ प्रीमियम यू कैन चार्ज ओवर दैट, इज देयर एनी लिमिट फॉर दैट? वाराणसी वहाँ पे लिखा है CLB। फ्रेंड ये सब कुछ नहीं लिखोगे तो चलेगा, सब कुछ पैरल में अवेलेबल है। मैं आपको पेज बाद में बताऊंगा कि कहाँ पे अवेलेबल है। ओके, देयर इज नो लिमिट। कुछ लोग बोल रहे थे देयर इज नो लिमिट फॉर प्रीमियम अमाउंट। यस, एब्सोल्युटली राइट, कोई लिमिट नहीं, आपको जितना भी प्रीमियम चार्ज करना है कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। हमारी कंपनी का नाम है JEPL, ये मेरी कंपनी है। मैंने क्या सोचा, ये JEPL नाम अच्छा नहीं लगता, ये प्राइवेट लिमिटेड बहुत हो गया। अभी मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है JEL, या तो नई एक JE पिंक इलेक्ट्रो लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करनी, मिस पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी, डिसाइड कर लिया। मिस पब्लिक को इन्वाइट करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स। यस, तो यहाँ पे मैंने पब्लिक को ऑफर दे दिया है, भाई मेरी कंपनी का पब्लिक इश्यू आ रहा है, 10 रुपये का मैं शेयर रखना चाहता हूँ और इसके ऊपर मैं 1 लाख रुपीज़ प्रीमियम रखना चाहता हूँ। टोटल मिला के ये शेयर्स आपको मिलेगा जस्ट इन रुपीज़ 1,10,000। प्लीज़ काइंडली बुक योर शेयर्स, जो पहले आएगा उसको ही शेयर मिलेगा, बाकी किसी को नहीं। लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल। बोलो क्या कर सकते इतना प्रीमियम चार्ज कर सकता हूँ? अनलिमिटेड जो बोल रहे थे ना, देयर इज नो लिमिट फिक्स, 1 लाख रुपीज चार्ज करने हैं एज एन प्रीमियम, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? अमरली सर, भले नो वन विल बाय माय शेयर, पहले क्वेश्चन का आंसर दो कि कर सकता हूं कि नहीं। परचेज करेगा नहीं करेगा वो दूर की बात है। ओके, आप ही बोल रहे हैं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। फ्रेंड कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिट टू चार्ज प्रीमियम, कोई लिमिट नहीं है, आपको जितना भी चार्ज करना है कर सकते हो, वो 1 लाख हो या 10 लाख रुपया हो, आप चार्ज कर सकते हो। बट कोई करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, इन्वेस्ट करेगा नहीं करेगा वो सेकंड इश्यू है, वो बात की बात है। बट आप चार्ज कर सकते हो। और कंपनी किस तरीके से चार्ज करेगी, तो कंपनी की खुद की प्रेस्टीज, कंपनी का खुद का रिक्वायरमेंट होगा, उस तरीके से प्रीमियम का अमाउंट यहाँ पे चार्ज किया जाता है। मीन्स फ्रेंड, मेरा जो क्वेश्चन होना चाहिए कि कितना प्रीमियम चार्ज कर सकते हो, वो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है। बट क्वेश्चन ये होता है कि प्रीमियम चार्ज कर सकते हो कि नहीं। क्वेश्चन ये है कि प्रीमियम चार्ज कर सकते हो कि नहीं, उसके लिए कंडीशन गवर्नमेंट को देनी चाहिए, और दी है तो कि यस दिया है गवर्नमेंट ने कि पहले डिसाइड करो कि आपकी कंपनी प्रीमियम के लिए एलिजिबल होती है कि नहीं। कौन सी कंपनी प्रीमियम के लिए एलिजिबल होगी, लॉस मेकिंग कंपनी या प्रॉफिट मेकिंग कंपनी? बताओ कौन सी कंपनी को प्रीमियम मिल सकता है। आप, मेरी कंपनी लॉस कर रही है तो क्या आप मेरे को कोई भी तरीके का प्रीमियम पे करोगे, कोई भी तरीके का गुडविल पे करोगे? नो। बट अगर मेरी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होगी, अच्छे से परफॉर्म कर रही है, क्या आप मेरे को प्रीमियम पे करोगे? करना ही पड़ेगा। अगर ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है, उसने मेहनत की है, जो मेहनत की है उसके सामने वो गुडविल मांगेगा, प्रीमियम मांगेगा और आपको पे करना पड़ेगा। एंड बिकॉज ऑफ द रीजन गवर्नमेंट मेड अ रूल कि द कंपनी हु इज हैविंग द प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड दे कैन चार्ज द प्रीमियम। तो प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड मींस कितना प्रॉफिट ट्रैक करो, कितने साल का, क्या 1 साल में प्रॉफिट होगा तो चलेगा? तो कि नहीं, गवर्नमेंट ने बोला वो भी नहीं, 1 साल में तो कोई भी माल फंक्शनिंग करके प्रॉफिट दिखा सकता है। हमको तो कंटिन्यूअस 3 साल तक प्रॉफिट चाहिए। इफ योर कंपनी इज हैविंग अ प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 इयर्स, क्या बोला है, प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 इयर्स, देन एंड देन यू कैन चार्ज द प्रीमियम। तो 3 इयर्स कौन से, मैंने देखा भाई लास्ट 10 इयर्स में मेरे को 7 साल में लॉस है बट 3 साल में प्रॉफिट है, चलेगा ऐसा? और मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं,
लास्ट कंटिन्यूअस 3 इयर्स, अगर 3 साल तक आपने कंसिस्टेंट परफॉर्म किया तो फ्यूचर में करोगे, इसकी श्योरिटी इसी के बेस पे आएगी। एंड देन यू कैन चार्ज द प्रीमियम, देन यू कैन चार्ज द गुडविल फ्रॉम द मार्केट। एंड बिकॉज ऑफ द रीजन वहां पे लिखा है 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 3 लास्ट 3 कंटिन्यूअस ईयर, लास्ट 3 इयर्स में अगर आपको प्रॉफिट है देन यू कैन चार्ज द प्रीमियम, अदरवाइज नॉट। सो याद रखना कि ओल्ड कंपनी के सॉरी ओनली द कंपनी हु इज हैविंग अ प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 इयर्स दे कैन चार्ज द प्रीमियम, बाकी का कोई प्रीमियम चार्ज नहीं कर सकता। मींस यहाँ तो ऐसा ही हुआ ना कि जो ओल्ड कंपनी होगा और जिसके 3 साल ऑलरेडी कंप्लीट हुए हैं वही प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं, बाकी तो कोई प्रीमियम चार्ज ही नहीं कर सकता। तो क्या जितनी भी कंपनी मार्केट में आती है वो ओल्ड कंपनी होती है? क्या हर एक के 3 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं? क्या हर एक को 3 साल में प्रॉफिट भी होता है? नो, नहीं होता है ऐसा। काफी कंपनियां नई मार्केट में आती है डायरेक्टली और वो भी प्रीमियम के साथ ही आती है। ऐसा कैसे? मींस अगर न्यू कंपनी है, एक साइड न्यू कंपनी में यहाँ पे क्या बोला कि न्यू कंपनी कैन नॉट इशू द शेयर्स एट डिस्काउंट, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोल दूंगा न्यू कंपनी कैन नॉट इशू द शेयर्स एट प्रीमियम, तो उसके लिए ऑप्शन क्या बचा? एट पार। ओके, नो, एट पार नहीं आना चाहिए। मींस वहां पे प्रीमियम तो चार्ज कर ही सकते हैं, तो फिर ये तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, कैसे प्रीमियम चार्ज करें? क्योंकि फ्रेंड कभी भी कोई नई कंपनी मार्केट में आती है, मींस जब भी कोई नया बिजनेस मार्केट में आएगा, नई कंपनी मार्केट में आएगी, क्या आपको आके बोलेगा भाई मेरे शेयर्स 10 रुपए का ही है, भले 10 रुपए का है, फिर भी आप इन्वेस्ट करोगे वहां पे? तो क्या नहीं करोगे। कोई भी नई कंपनी मार्केट में आती है तो वहां पे फ्रेंड कोई इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। क्यों? तो क्या कंपनी ने आज तक परफॉर्म नहीं किया है, कंपनी ने आज तक अचीवमेंट नहीं दिखा है, कोई बिजनेस नहीं दिखा है, तो हाउ कैन एनीबडी ट्रस्ट ऑन? जैसे कि मेरी कंपनी है JEL, फर्स्ट ईयर है अपना और मार्केट में आगे और बोला कि मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, कौन करेगा? कौन जानता है इस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के प्रमोटर के बारे में? तो जितने मेरे स्टूडेंट है वो जानते हैं, और जितने स्टूडेंट है ना वो भी क्या बोलेंगे, सबको बताते रहते हैं कि भाई हमारे हर्षे सर की ये कंपनी है, इसमें तो इन्वेस्ट अभी करना ही मत, फुल रिस्क है। वैसे भी सर क्लास में फेंकू मारते रहते हैं कि रिलायंस में मुकेश अंबानी को मिला, उसको मिला, पता नहीं कहाँ कहाँ से स्टूडियो बना के लेके आते हैं। अभी इन्वेस्ट मत करो, अगर 2-3 साल तक कंपनी चलती है, अगर अच्छी चले फ्यूचर में तो इन्वेस्ट करना, बाकी अभी तो ना। जितने लोग आने वाले थे उसको भी आप रिस्ट्रिक्ट करोगे तो क्या है, पब्लिक इश्यू फुलफिल होगा वहां पे? नहीं होगा। बट हुआ क्या, तो कि जिस दिन ये पब्लिक इश्यू आने वाला था और उसके आगे के दिन कोई वेल नोन पर्सनालिटी ने या कोई वेल नोन कंपनी ने, जैसे कि अपने वेल नोन पर्सनालिटी में ले लेते हैं मुकेश अंबानी की बात, मुकेश अंबानी ने ऐसा बोला कि भाई ये कंपनी जो है आ रही है पब्लिक कंपनी जेपिंग इलेक्ट्रो लिमिटेड, ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, मैंने इसका एनालिसिस किया है, इस कंपनी में इन्वेस्ट करने जैसा है और फ्यूचर में इस कंपनी का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, और अगर कुछ हुआ इस कंपनी में तो मैं उसको देख लूंगा, क्योंकि उसका जो प्रमोटर है मिस्टर हर्षित जसवानी, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ और हमारी जान पहचान है। इतना जस्ट उसने 2-3 लाइन में सेंटेंस में बोल दिया। आगे के दिन, जिस दिन पब्लिक इश्यू आने वाला था उसके आगे के दिन क्या सिचुएशन होगी पब्लिक इश्यू की, क्या फुलफिल हो जाएगा? ऑब्वियसली यस। ये इतने दिन से मैं सबको बताता रहता था, कोई फर्क पड़ा था पब्लिक को? नहीं। पर जैसे ही मुकेश अंबानी ने स्टेटमेंट दिया तो फर्क पड़ा। यस। क्यों फर्क पड़ा? क्योंकि उसने ऑलरेडी मार्केट में गुडविल क्रिएट करके रखी है, प्रेस्टीज क्रिएट करके लिए। किसके लिए? तो इज ए कॉल सिंबल ऑफ सक्सेस इन दी मार्केट के जो भी बिजनेस में घुसते हैं वहां पे सक्सेस वाकई रहते हैं। उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है, उन्होंने डिलीवर करके दिखाया है कि नहीं वी कैन क्रिएट दी प्रॉफिट, और अगर वो कहीं पे एनालिसिस करके बोलते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, लोग उन पे ट्रस्ट करेंगे। एंड बिकॉज ऑफ द रीजन जब भी कोई नई कंपनी मार्केट में आएगी, कोई ना कोई वेल नोन प्रमोटर्स या कोई ना कोई वेल नोन कंपनी के साथ आएगी, एंड जब भी आपको प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, कंपनी का तो कोई प्रॉफिट रिकॉर्ड है ही नहीं, तो आपको उस टाइम पे वो वेल नोन प्रमोटर या वेल नोन कंपनी का प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम किसी और पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि 3 साल वाला जो कंडीशन है वो एक्सटेंड होकर कितना हो जाएगा? 5 इयर्स हो जाएगा। सो याद रखना, फॉर न्यू कंपनी you need to verify the profit track record of supporting company or supporting promoter for continuous last 5 years। अगर उनको प्रॉफिट होगा तो ही आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इश्यू ऑफ शेयर्स एट par, premium and discount. Is there any doubt? Is there any query? You can ask. फ्रेंड ये रेजोल्यूशन और इसके बीच में लिखा है CLB, किसी को ये डाउट था कि क्या लिखा है? CLB कंपनी लॉ बोर्ड।
ओके फ्रेंड, तो यहाँ तक हमने डिस्कशन किया प्राइस फॉर शेयर। अभी शेयर्स इश्यू करने, कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा कौन से शेयर। तो क्या हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स आर फ्रेंड देयर, कितने अलग अलग तरीके के शेयर्स होते हैं बताओ। अमरेली सेंटर, दिस इज नॉट द केस, प्रीमियम मस्ट लेस देन हिज शेयर प्राइस। नो, ऐसा नहीं होता है, प्रीमियम कैन बी चार्ज मोर देन दी शेयर प्राइस। जैसे कि लाइव एग्जांपल है, रिलायंस पावर लिमिटेड है 10 रुपए का शेयर और उन्होंने वहां पे कितना प्रीमियम बताया था, 210 रुपया। कितने में शेयर्स दिया था, आई थिंक 228 रुपीज में शेयर्स दिया, मीन्स 228 मीन्स 218 रुपीज का प्रीमियम चार्ज किया। तो इतना सारा प्रीमियम चार्ज किया, होता है प्रीमियम चार्ज इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, तो शेयर प्राइस से कम होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। शिमला सेंटर प्रीमियम के जो यूजेस है पढ़ाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, आ जाएगा, इस चैप्टर का कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। आज तक आपने नहीं सीखा होगा ना, इस तरीके के सब पॉइंट इस चैप्टर के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। एंड फ्यूचर में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सर हमको आपने ये नहीं सिखाया था, इतना कवरेज इस चैप्टर में होगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी क्लियर। ओके, बट वन बाय वन से आना है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वन बाय वन सीक्वेंस में जाएंगे तो ही पूरा लॉजिक याद रहेगा। अदरवाइज आप पहले वो लास्ट वाला पॉइंट पहले सीख लो तो कभी भी याद नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान दो। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो बात करें नेक्स्ट लेवल कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स आते हैं, तो क्या देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर। कितने तरीके के शेयर्स होते हैं, 2 तरीके के शेयर्स होते हैं। कौन कौन से फ्रेंड, तो क्या एक है इक्विटी एंड दूसरा है प्रेफरेंस। 2 तरीके के शेयर्स है फ्रेंड यहाँ पे। ओके फ्रेंड, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू, तो यस सर, नाम अलग है, दोनों शेयर्स की कैटेगरी अलग अलग है, तो डिफरेंस तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना ही चाहिए। इसकी वजह से दोनों कैटेगरी अलग की है। फ्रेंड, देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस, मिनिमम 25 डिफरेंसेस आर देयर, मिनिमम। बट मुझे 25 नहीं चाहिए। ओके, आप टेंशन मत लो, मुझे 25 नहीं चाहिए, मुझे जस्ट 10 चाहिए कि भाई मुझे 10 से ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, जस्ट 10 डिफरेंसेस आप लोग मुझे बताओ, ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके, एंड प्लीज़ बी ऑनेस्ट, डोंट ओपन योर स्पायरल। स्पायरल में होंगे थोड़े बहुत, वो भी 3-4 मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बट डोंट ओपन योर स्पायरल, गिव योर आंसर एज योर ओन। जो भी आपके माइंड में है इन दोनों के शेयर्स के रिलेटेड, निकालो माइंड से, बताओ मुझे, और वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे वन बाय वन कि वो सही है या गलत। चल, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, इक्विटी में दे आर कॉल्ड ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओके ओके, वन बाय वन। सबसे पहले उन्होंने बोला कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो ओनर है। ओनर मीन्स रियल ओनर है। यस ट्रू, इनको बोलेंगे रियल ओनर्स। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को ना, रियल ओनर्स, हाँ ना रियल, ना रियल, रियल नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे। क्या डिफरेंस पूरा बताने का, ये आधा डिफरेंस हुआ। चलो, कुछ लोगों ने वहां पे लिखा है कि सर यस यस वेरी गुड, काफी डिफरेंसेस आए, वेरी गुड। चलो, सबसे पहले ही कहा है कि सर डिविडेंड में जो प्रेफरेंस मिलेगा, डिविडेंड की जब बात करते हैं तो डिविडेंड में प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस इसको मिलता है और फिर सेकंड प्रेफरेंस इसको मिलेगा। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल जो है, अगेन फर्स्ट प्रेफरेंस इसको मिलेगा, सेकंड प्रेफरेंस इसको। ओके, किसी ने वहां पे डिविडेंड रेट की बात की है। डिविडेंड रेट जो है फिक्स्ड होता है यहाँ पे नॉट फिक्स। ओके, नेक्स्ट क्या डिफरेंस आए। ओके, प्रेफरेंस शेयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी, बट इक्विटी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द प्रेफरेंस। यस, तो ये नॉन कन्वर्टेबल, दिस इज कन्वर्टेबल। यस, सही है। फिर क्या डिफरेंसेस आए। यस, रिस्क इज वेरी हाई, रिस्क इज हाई, risk is high in case of equity shares and risk is low in case of preference share। बराबर है। चलो बताओ फिर,
यस, वेरी गुड। वोटिंग राइट्स, किसको मिलेंगे वोटिंग राइट्स, बताओ। ओके, वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेंगे। मीन्स यहाँ पे लोग जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, EGM अटेंड कर सकते हैं, एंड दे कैन हैव द वोटिंग राइट्स। दे डोंट हैव द वोटिंग राइट्स। ओके, चलो वेरी गुड। अभी भी 3 बाकी, 7, 8 एंड 10। चलो, इफ कंपनी मेकिंग लॉस देन इक्विटी शेयर होल्डर कांट गेट डिविडेंड। गायत्री दास ने लिखा है कि भाई अगर कंपनी में लॉस हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा, बट प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को मिलेगा। ओके, यस। शिमला वाला लिखा है पार्ट इन मैनेजमेंट, वो कैन पार्ट इन मैनेजमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फ्रेंड, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर दिया कि मैनेजमेंट इज अ सेपरेट बॉडी, ओनर इज अ सेपरेट बॉडी, इसका कोई लिंकेज नहीं है। आप इवन शेयर होल्डर नहीं होते तो भी उसका पार्ट बन सकते हो, तो दैट वी आर ऑलरेडी डिस्कस। तो इट शुड नॉट बी अ डिफरेंस बिटवीन द प्रेफरेंस एंड इक्विटी। दूसरा, बराबर। तो फ्रेंड, अलग अलग डिफरेंसेस आपने बताए, अभी भी एक दो डिफरेंसेस क्या है। ओके, इफ कंपनी मेकिंग द लॉस देन कंपलसरी, मींस प्रेफरेंशियल कैपिटल सॉरी प्रेफरेंशियल डिविडेंड जो है वो कंपलसरी है, आज नहीं तो कल पे करना ही पड़ेगा, ऐसा ही यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। 8th डिफरेंस, यहाँ पे किसी ने बोला कि सर बोनस शेयर इनको मिलेंगे, इनको नहीं मिलेंगे, बराबर है। एक ही डिफरेंस बाकी है, लास्ट फ्रेंड। चलो लास्ट यहाँ पे किसी ने बोला कि सर ये रिडीमेबल सॉरी ये इरिडीमेबल होता है और ये रिडीमेबल होता है। क्या, चलो। तो फ्रेंड, ये सब हमने डिस्कशन 10 डिफरेंसेस हमने आपने मुझे बताए, वेरी गुड। काफ़ी अच्छे डिफरेंसेस आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बताया। मोरलेस सब जो कवर किया है मोरलेस सही है, कुछ एक दो जगह पे प्रॉब्लम है तो वो हम डिस्कस 1 by 1 करेंगे। अभी यहाँ पे ध्यान देना सब लोग, एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। सबसे पहले बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स जो है उसका डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर? क्योंकि दे हैव प्रोवाइडेड द डेफिनेशन। प्रेफरेंस शेयर्स मींस द शेयर्स on which preference shares means the shares which is having the preferential right at the time of payment of dividend or at the time of payment of repayment of capital. That shares are called preference shares. Then what is equity shares? So equity shares means the shares which is not preference share is called equity shares. So this is the definition of preference share capital, जिसमें इन दोनों केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दिया जाता है? क्योंकि प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है कि जब भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करेगी आपको पहला डिविडेंड मिलेगा, जब भी कंपनी कैपिटल रिपे करने जा रही है आपको पहला प्रेफरेंस मिलेगा। सो इसलिए इन दोनों को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। फिर किसी ने बताया कि इक्विटी शेयर होल्डर are called real owners of the organization. Is it so? Yes. Why they are real owners? क्योंकि जब आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया पैसा, कब पैसा वापस मिलेगा? जब कंपनी बंद होगी तब। मीन्स ये जो शेयर्स है वो इररिडीमेबल शेयर्स है, वो इसका पैसा कब मिलेगा? जब कंपनी बंद होगी तब। बट व्हाट अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स? तो कि प्रेफरेंस शेयर कंपनी बंद होने से पहले भी रिडीम होने का टर्म आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम 20 ईयर्स का टर्म है, 20 साल से ज़्यादा के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप इश्यू नहीं कर सकते। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन कई बार ऐसा होता है कि कंपनी की लाइफ 20 साल से ज़्यादा हो जाएगी तो उस टाइम पे प्रेफरेंस शेयर आपको वहाँ पे रिडीम करना ही पड़ेगा। तो ये ऑलवेज रिडीमेबल होता है और ये ऑलवेज इरिडीमेबल होता है। दैट इज ट्रू, एब्सोल्युटली राइट। अगर ये रियल ओनर्स है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या है? तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, बट उन्होंने क्या है बोला है कि भाई इतना फिक्स टर्म है, इतने साल के लिए मैं पैसा दे रहा हूँ, इतने साल के बाद आपको पैसा वापस देना पड़ेगा। मीन्स इट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ क्रेडिटर, कि एट प्रेजेंट वो ओनर की कैपेसिटी में है, ऐसा लग रहा है शेयर होल्डर की कैपेसिटी में है, बट एक्चुअली वो वर्क कैसे करे? तो भाई उनको फिक्स डिविडेंड है कि भाई मुझे डिविडेंड जब अनाउंस करते हो 15% मिलना चाहिए, तो उनका डिविडेंड जो होता है फिक्स होता है एवरी ईयर कि इतना परसेंटेज देने का। मीन्स देने का, ओनर के जैसा नहीं, रिस्क नहीं लिया उन्होंने कि भाई डिविडेंड कम दो चलेगा, फिर जब पेमेंट कैपिटल रिपे करे हो तो इक्विटी को पहले देना फिर मैं लूंगा, ऐसा नहीं, रिस्क नहीं लिया, रिस्क बहुत कम लिया उन्होंने। और क्या किया उन्होंने? तो कि वो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, बट यहाँ पे ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हुआ है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स
की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा। दे आर नॉट कॉल्ड रियल ओनर्स। रियल ओनर होता तो ये डिविडेंड कुछ नहीं पूछते कि जब भी देना है, जब कंपनी में प्रॉफिट होता है या नहीं होता है, वो सब कुछ मेरा ही प्रॉफिट है या तो मेरा ही लॉस है, उस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया होता तो वो ओनर्स कहलाते, बट वैसे उन्होंने ट्रीट नहीं किया। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। बट कैसे है? लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, 20 साल के बाद पैसा देना है, 5 साल के बाद पैसा देना है, 10 साल के बाद देना है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड एज when they are not considered as a real owner, उनको ये AGM या वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर ये AGM अटेंड कर सकते हैं क्योंकि वो रियल ओनर्स है, बट ये लोग नहीं कर सकते क्योंकि वो रियल ओनर नहीं है, उनको ऐसा राइट वहाँ पे नहीं दिया जाता। फ्रेंड, ये प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो कन्वर्टेबल होते हैं, उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इक्विटी शेयर वालों को प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे ये कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर हैविंग दी मोर रिस्क व्हाइल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आर ऑलवेज हैविंग दी लेसर रिस्क देन इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर से उनका रिस्क क्या होगा? कम होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन जब भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है कि ये डिविडेंड रेट जो प्रेफरेंस का होता है वो फिक्स होता है, बट इक्विटी का जो रेट होता है वो ऑलवेज प्रेफरेंस शेयर से ज़्यादा ही होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जाओ तो पता चलेगा कि इक्विटी से प्रेफरेंस का रेट क्या होगा? ऑलवेज ज़्यादा ही होगा फ्रेंड। तो ये ध्यान में रखना है कि ये ऑलवेज वहाँ पे ज़्यादा ही होगा। ओके, समझ में आया फ्रेंड? यस और नो? ओके, तो यहाँ तक हमने सब पॉइंट डिस्कस किए। फिर अभी यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे कि मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी ने जब कंपनी स्टार्ट की तो हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इश्यू किया, इक्विटी शेयर कैपिटल भी इश्यू किया। 1 लाख रुपीज़ का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू किया। % प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10% लिखा है, उसका मतलब क्या है? ये डिविडेंड रेट लिखा है फ्रेंड। इट इज अटैच विद दी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 1 लाख का कैपिटल है। कभी भी हम लोग डिविडेंड अनाउंस करेंगे, कितना डिविडेंड देना पड़ेगा? जैसे कि 2008-9 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, पहले साल में कितना डिविडेंड देना पड़ेगा? प्रेफरेंस डिविडेंड 10,000। फिर 9-10 में तो क्या अगेन 10,000, 10-11 में तो क्या अगेन 10,000। तो एवरी ईयर डिविडेंड का रेट जो है वो फिक्स है, मीन्स अमाउंट भी फिक्स है। अभी क्या हुआ कि कंपनी के पहले साल में हुआ लॉस। अभी ध्यान देना सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्टली सबके माइंड में मिसकंसेप्शन होता है। मिसकंसेप्शन निकालो कि पहले साल में कंपनी में हुआ लॉस, तो ये 10,000 डिविडेंड क्या वहाँ पे पे करना पड़ेगा? तो क्या नहीं, कि ये क्या है? तो कि दिस इज कॉल्ड अप्रोप। डिविडेंड का मतलब क्या? तो कि डिविडेंड इज कॉल्ड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस कंपनी में प्रॉफिट हुआ तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे। मींस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो डेफिनेशन बोल रहा है वो डेफिनेशन क्या है फ्रेंड? तो डेफिनेशन ऐसा है कि द शेयर्स व्हिच इज हैविंग अ प्रेफरेंशियल राइट, वर्डिंग इंपॉर्टेंट क्या है? प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंशियल राइट का मतलब क्या? उनको प्रेफरेंस दिया जाता है जब डिविडेंड अनाउंस होगा तब, बट डिविडेंड ही अनाउंस नहीं हुआ, प्रेफरेंस किस चीज का मिलेगा? इज इट कंपल्सरी टू पे द डिविडेंड टू देम? नो, याद रखना कंपल्सरी राइट नहीं लिखा है, वर्ड क्या लिखा है? प्रेफरेंशियल राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन, याद रखो, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे डिविडेंड हर साल पे करने की जरूरत नहीं है। सो याद रखना कि प्रेफरेंस शेयर में हमारे माइंड में ऐसा ही होता है कि हर साल कंपल्सरी डिविडेंड देना पड़ेगा। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग फ्रेंड, कि जिस साल में प्रॉफिट हुआ उसी साल में डिविडेंड अनाउंस होगा, जिस साल में डिविडेंड अनाउंस होगा उसी साल में उनको डिविडेंड पे करना है, बाकी पे करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ द रीजन फ्रेंड यहाँ पे कि अगर पहले साल में लॉस है तो मुझे डिविडेंड कोई पे करने की जरूरत नहीं है। सपोज सेकेंड ईयर में भी लॉस हुआ फ्रेंड, तो क्या? तो क्या सेकेंड ईयर को भी बोल लो, बट थर्ड ईयर में गलती से प्रॉफिट हो गया, क्या करेंगे? डिविडेंड पे करना पड़ेगा। यस, क्वेश्चन मार्क ये है कि ये 10,000 पे करेंगे या तो फिर ये यहाँ पे ऐड हो चुका है आगे 10,000, ये यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ पे कितना हो गया? 20,000। ये पूरे का पूरा 20,000 बाकी है, तो ये 20,000 यहाँ पे ऐड करते हैं फ्रेंड, तो ये टोटल हो जाता है 30,000। तो फ्रेंड क्या पे करेंगे? 30,000 पे करेंगे या 10,000 पे करेंगे? क्या पे करना चाहिए? तो कुछ लोग 10,000 सोचेंगे, कुछ लोग 30,000 सोचेंगे। कौन सही है? दोनों सही हो, आप भी 10,000 वाले भी सही, 30,000 भी सही। क्यों? तो कि आपको कैटेगरी नहीं बोला कि प्रेफरेंशियल कैपिटल कैसा है। इसमें दो कैटेगरी आती है, एक होता है क्यूमुलेटिव, दूसरा होता है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या? तो कि जिस साल में कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया या जिस साल में कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया, उस साल जो डिविडेंड आपका रह जाएगा उसको बोलेंगे डिविडेंड इन अरियर्स, और जो डिविडेंड इन अरियर्स होगा वो आपको अक्यूमुलेट करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है अप टू द ईयर ऑफ प्रॉफिट।
जिस साल में आपको प्रॉफिट होगा उस साल में जाके आपको ये पूरे का पूरा अमाउंट यहाँ पे करना है। सो याद रखना कि फ्रेंड यहाँ पे जब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हो गए, ये 10,000 आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, ये 20,000 आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, और जिस साल में प्रॉफिट हुआ आपको पहले 20,000 क्लियर करना पड़ेगा, फिर 10,000 और वहां पे टोटल 30,000 पेमेंट करना पड़ेगा। बट अगर शेयर नॉन क्यूमुलेटिव है फ्रेंड, नॉन क्यूमुलेटिव मीन्स इसमें जिस साल में डिविडेंड नहीं दिया उस साल को भूल जाओ, मीन्स पहले साल में डिविडेंड नहीं दिया भूल जाओ, सेकंड ईयर में नहीं दिया भूल जाओ, तीसरे साल में कितना डिविडेंड देना पड़ेगा तो जस्ट 10,000 पे करना पड़ेगा। सो याद रखना कि यहाँ पे नॉन क्यूमुलेटिव होगा तो जिस साल में प्रॉफिट हुआ उसी साल में डिविडेंड देना है, बाकी देने की जरूरत नहीं है। तो किसी ने यहाँ पे लिखवाया था कि ये कंपलसरी होता है, भूल जाओ इसको, ये कंपलसरी नहीं होता है। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर्स में दो कैटेगरी है, नॉन क्यूमुलेटिव एंड क्यूमुलेटिव। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया, जस्ट लिखा है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, व्हाट वी कैन एज्यूम ओवर देयर, इज इट क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव? क्या होगा ये फ्रेंड? तो याद रखो, इट इज ऑलवेज क्यूमुलेटिव। क्या होगा फ्रेंड? इट इज ऑलवेज क्यूमुलेटिव, स्टैंडर्ड assumption इज ऑलवेज क्यूमुलेटिव। उसके बाद उन्होंने दूसरी कैटेगरी है दी है कि प्रेफरेंस शेयर्स में दूसरे भी दो तरीके के प्रेफरेंस शेयर आ सकते हैं, एक होता है पार्टिसिपेटिंग, दूसरा होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या? तो कहते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हु कैन पार्टिसिपेट इन दी surplus profit or surplus asset of the organization, that is called participating। तो फ्रेंड ये surplus profit and surplus asset क्या है? तो क्या आफ्टर पेइंग ऑल दी एक्सपेंसेस इवन टैक्स एंड इंटरेस्ट यू नीड टू पे दी प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे हो गया, नॉमिनल इक्विटी डिविडेंड जो पे करना था वो भी पे हो गया, अभी भी कोई प्रॉफिट बचा है, देन इट इज कॉल्ड सरप्लस प्रॉफिट। नॉर्मली दिस सरप्लस प्रॉफिट इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, बट इफ देयर इज एनी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर देन ही इज आल्सो हैविंग द राइट टू गेट हिज शेयर फ्रॉम दिस सरप्लस प्रॉफिट, तो उसको भी इसमें से शेयर मिलेगा। सेम एप्लीकेबल टू सरप्लस एसेट। सरप्लस एसेट का मतलब क्या? तो कि जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, कंपनी वन बाय वन अपनी एसेट सेल करेगी, वन बाय वन अपनी लायबिलिटी पे करेगी, सब लायबिलिटी पे हो गई, डिबेंचर पे हो गया, प्रेफरेंस डिविडेंड सॉरी शेयर कैपिटल पे हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल भी पे हो गया, अभी भी कुछ एसेट बचा है जिसको सेल करके पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये किसके लिए होता है? रियल ओनर्स के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। बट इफ देयर इज एनी participating preference shareholder, then he is also having the right to get his share from this participating preference share this surplus asset, तो वहां पे उसको surplus asset में से शेयर मिलेगा। तो participating preference shareholder is the shares which is having the preference, so which is having the right to get his share from the surplus profit and surplus asset, that is called participating and non participating। फ्रेंड जब भी क्वेश्चन में लिखा है जस्ट 10% प्रेफरेंस शेयर क्या पे, क्या एज्यूम करेंगे? इज इट पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग? क्या एज्यूम करेंगे? तो क्या ऑलवेज नॉन पार्टिसिपेटिंग। क्या होगा? ऑलवेज नॉन पार्टिसिपेटिंग। ओके, तो उसके बाद उन्होंने कैटेगरी की दिया है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। इज इट रिक्वायर्ड टू बी एक्सप्लेन्ड? नो, सब लोग बोलेंगे कन्वर्टिबल मीन्स जो कन्वर्ट हो सकता है इक्विटी शेयर में, दैट इज कॉल्ड कन्वर्टिबल। नॉन कन्वर्टिबल मीन्स जो कन्वर्ट नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड नॉन कन्वर्टिबल। सो दैट इज थर्ड कैटेगरी। फ्रेंड नॉर्मली कौन सी कैटेगरी एजम्पशन होता है? कन्वर्टिबल होता है या नॉन कन्वर्टिबल? तो क्या मोस्टली नॉन कन्वर्टिबल होता है। जब कन्वर्टिबल होगा तो मेंशन किया होगा, बाकी जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी दैट इज रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। अभी रिडीमेबल का मतलब क्या है, इरिडीमेबल का मतलब क्या? रिडीमेबल का मतलब आफ्टर सर्टेन ईयर्स जिसको आपको रिडीम करना है, दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। मींस 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 15 साल के बाद जो शेयर आप रिडीम करते हो उसको क्या बोलते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। व्हाट इज इरिडीमेबल? इरिडीमेबल मींस जब तक कंपनी बंद नहीं होगी तब तक आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, दैट इज कॉल्ड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बहुत सालों पहले आता था फ्रेंड, बट नाउ इट इज नॉट एप्लीकेबल, नाउ इट इज नॉट अलाउड टू इश्यू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ऐसा क्यों? क्योंकि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया, कब पैसा वापस मिलेगा? जब कंपनी बंद होगी तब। इक्विटी शेयर इश्यू किया, कब पैसा वापस मिलेगा? जब कंपनी बंद होगी तब। मींस दोनों का रिस्क सेम हो गया, यस, बट इस रिस्क के सामने दोनों को बेनिफिट क्या मिल रहा है? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स डिविडेंड मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा डिविडेंड के लिए, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के 3 बेनिफिट यहाँ पे दिए। बट इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दिया? तो कि भाई एजीएम अटेंड कर सकते हो, वोटिंग राइट है, रियल ओनर है, फिर डिविडेंड जब भी देंगे ज़्यादा देंगे, बोनस शेयर, राइट शेयर, सब बेनिफिट किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो ये सब बेनिफिट इक्विटी शेयर होल्डर को, बट दोनों का रिस्क सेम। एंड इसी रीजन के साथ गवर्नमेंट को ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे तो पब्लिक के साथ चीटिंग हो रही। कंपनी सबको क्या बोलेंगे? आपको इरिडीमेबल शेयर्स दे रहे, बट इक्विटी की जगह पर प्रेफरेंस दे दिया, देन दे डोंट हैव द राइट टू अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग, इन्वॉल्व इन द
इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें भी अब ये इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो ये तो इनके साथ चीटिंग हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने नॉर्म बना दिया कि नाउ कंपनी कैन इश्यू दी ओनली द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर विथ मैक्सिमम लाइफ ऑफ 20 ईयर्स। इससे ज़्यादा उसका लाइफ नहीं होगा, 20 ईयर्स से ज़्यादा नहीं, मीन्स 20 ईयर्स से ज़्यादा के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप इश्यू नहीं कर सकते। मीन्स मार्केट में एट प्रेजेंट जितने भी प्रेफरेंस शेयर है वो सब 20 ईयर्स वाले हैं। तो फ्रेंड दीज आर कॉल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 8 कैटेगरीज हमने प्रेफरेंसेस की अलग अलग डिस्कस की, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में सब कैटेगरी है, इक्विटी शेयर में कोई कैटेगरी नहीं है। क्यों? तो वो कभी भी रिडीमेबल नहीं हो सकते, वो कभी भी कन्वर्टिबल नहीं हो सकते, वो कभी भी क्यूमुलेटिव नहीं हो सकते। एंड फ्रेंड फोर्थ कैटेगरी वो ऑलवेज पार्टिसिपेटिंग होते हैं, इसलिए वो नॉन पार्टिसिपेटिंग कभी भी नहीं हो सकते। मीन्स वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फिक्स है कि ये कंपलसरी होना ही चाहिए, कोई ऑप्शन वहाँ पे दे नहीं सकते, इसलिए वहाँ पे टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर नहीं दिया। हाँ इतना दिया कि शेयर्स कैन बी इशूड अगेंस्ट कैश, शेयर्स कैन बी इशूड अगेंस्ट अदर देन कैश, बट वो दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ। इशूड अगेंस्ट कैश का मतलब क्या? कैश लिया, शेयर्स दिया, दैट इज कॉल्ड इशूड अगेंस्ट कैश। बट अदर देन कैश का मतलब क्या? क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, बार्टर डील करते हैं, साटा बदलो, बार्टर डील मीन्स कुछ चीज दिया, कुछ चीज लिया, शेयर्स दिए, एसेट ले लिया। कई बार क्या होता है, एसेट लेनी है, पैसा नहीं है खींचे पॉकेट में, तो क्या करेंगे? तो उसको बोलेंगे भाई तू एसेट दे दे, तू कंपनी के शेयर्स ले ले। जब कंपनी के शेयर्स तेरे पास आ जाएगा, एसेट मेरे पास आ जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, एसेट मेरे पास आ गया, मेरा काम हो गया, उसको शेयर्स मिल गए। अगर पैसा चाहिए मार्केट में जाके सेल कर दे, पैसा तेरे को मिल जाएगा, तेरा भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। कर सकते हैं ऐसा? यस। गुड्स परचेज करने के टाइम पे भी ऐसा कर सकते हैं। यस। So there are so many different types of option available, business takeover, amalgamation, absorption, फिर purchase of goods, purchase of asset. At that time you can issue the shares to the for other than cash. तो इसको बोलेंगे issue of shares other than cash. तो ऐसी वहाँ पे दो कैटेगरी आ सकती है जो आपको अच्छे से पता है। So friend, this is all about the different types of shares, equity shares and preference shares. Okay? Okay friend. तो ये बात की हमने different types of shares की। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या? तो कि नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब जो कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट एंड सरप्लस एसेट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, यस बच्चों, nowadays the owner of redeemable preference share can sold it anytime. तो कि yes, preference share can be sold it anytime, you can transfer it to anyone else. Okay, जब भी आपको ट्रांसफर करना है कर सकते हो। एक क्वेश्चन मार्क है कि प्रेफरेंस शेयर क्यों इशू करती है। तो कई बार कंपनी क्या सोचती है कि भाई हमको किसी को भी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होने देना है, मीन्स एजीएम में नहीं इन्वॉल्व होने देना है, मीन्स कंट्रोलिंग पावर मेंटेन करने के लिए
दूसरा ये है कि भाई लोअर कॉस्ट पे पैसा चाहिए। लोअर कॉस्ट मीन्स फिक्स परसेंटेज होगा, 12% या 15% दे देगी। जैसे इनका एक बर्डन क्या होगा, भाई जब भी डिविडेंड अनाउंस करेंगे इतना ही देना है, उससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं। ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो वो कंपनी का खुद का प्रॉफिट हो जाएगा। मीन्स बिजनेस प्लान अच्छा हुआ और लगा कि भाई लोगों का पैसा लो, और दूसरा रिस्क है कि भाई बिजनेस जो है अगर कभी बंद करने की ज़रूरत पड़ी तो फिर वहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई कैपिटल रीपे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो। बट डिबेंचर इशू किया होगा तो कंपलसरीली पैसा देना पड़ेगा। डिबेंचर इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एवरी ईयर आपको कंपलसरी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसमें तो क्या है, जिस साल में प्रॉफिट नहीं हुआ इनिशियली डिविडेंड पे नहीं करेंगे, भले अक्यूमुलेट होता रहता है, क्यूमुलेटिव शेयर है तो अक्यूमुलेट होता रहेगा, 4-5 साल के बाद जब प्रॉफिट होगा तब देंगे। मीन्स प्रॉफिट से पहले आपको वहाँ पे डिविडेंड या रीपेमेंट ऑफ कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। जो डिविडेंड में क्या होता है, कंपलसरी इंटरेस्ट वहाँ पे होता है लोन की तरह। चलो भाई ब्रेक लेना है छोटा सा। ओके, लेट्स हैव ब्रेक फॉर 10 मिनट्स, उसके बाद रिज्यूम करते हैं एंड अगेन गो अहेड। ओके, लेट्स हैव ब्रेक फॉर 10 मिनट्स। 30 को दूंगा, अभी 10 मिनट का वैसे ही ब्रेक दे रहा हूँ, लंच ब्रेक बाद में रखेंगे।
आगे सब लोग गेट बैक टू वर्क। रिपीट 9th पॉइंट फ्रेंड, बोनस शेयर। बोनस शेयर किसको दिया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर को ही दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं। बोनस शेयर जो पॉइंट है, डिटेल में बोनस शेयर जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि व्हाट इज बोनस शेयर। ओके, इतना याद रखो, बोनस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं। फ्रेंड, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स की बात की। नाउ लेट्स डिस्कस कि ये शेयर्स प्रेजेंट कहाँ पे करें। तो कि शेयर्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल आते हैं? तो क्या प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में बहुत ही अच्छा है, एक ही कैपिटल होता है, प्रोप्राइटर का कैपिटल, बाकी कुछ भी नहीं, टेंशन लेने का नहीं, जो भी एडजस्टमेंट करना है इसी कैपिटल में करो। दूसरा पार्टनर्स में क्या, जितने पार्टनर्स होता है उन सबका कैपिटल अकाउंट होगा, तो उसमें भी बहुत टेंशन नहीं, मीन्स पार्टनर्स एंड ओनर्स का ही कैपिटल होगा। बट यहाँ पे जब शेयर कैपिटल की बात करते हैं, कितने लोग रिलायंस के शेयर होल्डर होंगे? क्या हर एक शेयर होल्डर का अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनता होगा? तो क्या नहीं, अगर बनाने बैठेंगे तो कंपनी का बैलेंस शीट में क्या दिखेगा? जस्ट कैपिटल ही कैपिटल दिखेगा, 50 पेज का बनेगा और उससे ज्यादा पेज का भी बन सकता है, एंड वहाँ पे लिटिल बिट डिफिकल्ट टू मेंटेन ईच एंड एवरी शेयर होल्डर्स कैपिटल अकाउंट। तो उन्होंने क्या कर दिया, मेंबर्स को अलग कर दिया कंपनी से, भी आप कंपनी का पार्ट नहीं, आप यू आर दी ओनर, आप सबका पैसा मर्ज करके यहाँ पे दिखाएंगे। क्यों? तक मैक्सिमम आपका कैपिटल इतना है, और उसमें रूटीन बिजनेस की तरह ऐसा नहीं कि आपका पर्सनल एक्सपेंस कंपनी बेयर करेगी। क्यों? तक कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ। आपका जो शेयर कैपिटल आ गया वो हमने इन्वेस्ट किया है, अगर आपको हम फंड वापस देंगे तो इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और वो आपको डिविडेंड डायरेक्टली दे दिया जाएगा, आपके कैपिटल अकाउंट के साथ कोई टच हुआ नहीं। मीन्स वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, शेयर कैपिटल होता है। और ये शेयर कैपिटल जो है फ्रेंड, वो अलग अलग तरीके का शेयर कैपिटल हमने सुना हुआ है। हमने ऐसा सुना है कुछ ऑर्थोराइज होता है, फिर इश्यूड होता है, सब्सक्राइब होगा, कॉल्ड अप होगा, पेड अप होगा, अलग अलग तरीके का। ये इतनी सारी शेयर कैपिटल क्या है? इज देयर एनी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरीथिंग? यस, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा, तो ही इतने अलग अलग नाम रखे गए। तो क्या इंपॉर्टेंस है हर एक का, क्या ये लोग कहना चाहते हैं फॉर ईच एंड एवरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। कि जब भी कंपनी स्टार्ट होती है फ्रेंड, व्हेन एनी कंपनी इज गोइंग टू बी स्टार्ट, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, क्या अपने आप क्रिएट हो जाती है? तो क्या नहीं, उसको क्रिएट करने के लिए कौन चाहिए? नेचुरल पर्सन चाहिए। कौन कंपनी क्रिएट करेगा? तो कंपनी का प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब जिसके पास विजन है कि मुझे ऐसी कंपनी स्टार्ट करनी है, मुझे एज प्रोजेक्ट डालना है, बट मेरे पास पैसे नहीं है, पब्लिक से पैसा लूंगा और मेरा प्रोजेक्ट डेवलप करूंगा, और जिन्होंने मुझे हेल्प किया है, सपोर्ट किया है, उनको भी इस प्रॉफिट में शेयर दूंगा। दैट इज कॉल्ड कंपनी। तो प्रमोटर्स क्या करता है, अपना विजन, अपने थॉट्स जो होता है उसके बेस पे एक प्रोजेक्शन बनाएगा कि भाई मुझे कंपनी में ये प्रोजेक्ट करने हैं, ये 50 साल के या 100 साल के प्रोजेक्शंस बनाएगा, और उसमें देखेगा कि हमको इतनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। हर एक प्रोजेक्ट में वो देखेगा प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से हम कितना रिटेन करेंगे, कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगा कि इतना कैश रिक्वायरमेंट रहेगा, जितना कंपनी का नेट कैश रिक्वायरमेंट होगा फ्रॉम द पब्लिक के इतना पैसा हमको मार्केट से चाहिए टू रन दिस बिजनेस। तो वो जो नेट रिक्वायरमेंट आएगा, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लाइफ ऑफ ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मैक्सिमम कैपिटल जो होगा वो मेंशन करेगा अपने मेमोरेंडम या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, और वहां पे वो लिख के किसको दे देगा? तो क्या आरओसी को, जब कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है तब। जैसे ये एमओए एंड एओए रजिस्टर हो जाता है, आपने जो कैपिटल मेंशन की थी फ्रेंड, वही कैपिटल वहाँ पे क्या हो जाएगी? रजिस्टर्ड हो जाएगी। और जिस दिन ये रजिस्टर हो जाती है फ्रेंड, इसको बोला जाता है रजिस्टर्ड कैपिटल। क्या बोला जाता है? रजिस्टर्ड कैपिटल। एंड दिस कैपिटल इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट एट नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड नॉमिनल कैपिटल। तो ये मैक्सिमम कैपिटल जो रजिस्टर हो गई उसका नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। जैसे ही रजिस्टर हो गया, कंपनी क्या करेगी? कंपनी के प्रमोटर को बुलाए, सॉरी आरओसी वाले क्या करेंगे? कंपनी के प्रमोटर को बुलाएंगे कि भाई आओ, आपको हम लोग कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देते हैं, रजिस्टर्ड एमओए ले जाओ, रजिस्टर्ड एओए ले जाओ, शेयर सर्टिफिकेट बुक ले जाओ, कॉमन सील ले जाओ, ये सब कुछ आप ले जाओ। वो लेके गया, वो लेके आया कंपनी में, मीन्स कंपनी को दे दिया कि भाई लो, ये हमारा सब रजिस्ट्रेशन हो गया, अभी कंपनी स्टार्ट कर दो, मैनेजमेंट अपॉइंट करो, और मैनेजमेंट को बोलो कि ये बिजनेस करना है। तो कंपनी क्या करेगी? मैनेजमेंट को अपॉइंट करेगी। तो कंपनी ने मैनेजमेंट को अपॉइंट किया कि भाई ये बिजनेस आपको संभालना है। मैनेजमेंट बोले कि हम बिजनेस संभालने के लिए रेडी है, बट पैसा लाओ। कंपनी ने बोला पैसा मार्केट से ले लो, मेरे पास तो कहाँ पैसा है, मैं तो आर्टिफिशियल पर्सन हूँ। मार्केट में जाओ, पब्लिक इश्यू लाओ, पैसा ले लो। इन्होंने बोला कितना ले?
तो क्या लिमिट दे रहा हूँ, कंपनी वालों ने बोला, कंपनी ने क्या बोला कि भाई मैं लिमिट दे रहा हूँ, कितनी लिमिट, तो कि जो मैक्सिमम कैपिटल वहां पे रजिस्टर हुई थी वो मैक्सिमम कैपिटल कंपनी क्या करेगी, तो उतनी अथॉरिटी वो मैनेजमेंट को देगी कि थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू कैन इश्यू मैक्सिमम दिस कैपिटल, इससे ज्यादा आप इश्यू नहीं कर सकते। एंड व्हेन द कंपनी इज गिविंग ऑथराइजेशन टू द मैनेजमेंट देन दिस इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या बोला जाता है उसको फ्रेंड, ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो इस तरीके से फ्रेंड इसका नाम हुआ है ऑथोराइज कैपिटल। कंपनी ऑथोरिटी देती है अपने मैनेजमेंट को कि इतना मैक्सिमम आप मंगवा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमाउंट आया 1000 करोड़, 1000 करोड़ रुपए के लिए कंपनी ने रजिस्टर करवाया था और इतना 1000 कंपनी को थ्रू आउट द लाइफ 1000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे फ्रेंड 1000 करोड़ कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल हुआ। पर क्या पूरे का पूरा कैपिटल पहले ही दिन चाहिए, तो क्या नहीं, कोई प्रोजेक्ट 5 साल के बाद है, कोई 10 साल के बाद, कोई 25 साल के बाद, कोई 50 साल के बाद, अभी जितना जरूरी है उतना मंगाओ। कंपनी ने डिसाइड किया कि आउट ऑफ दिस वी नीड 400 करोड़, कितना चाहिए अपने को, 400 करोड़ रुपए की आसपास की रिक्वायरमेंट है, 400 करोड़ का पब्लिक इश्यू लेके आते। सो व्हेन यू आर गिविंग एनी ऑफर टू द पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक को आपने जो ऑफर दिया दैट इज कॉल्ड इश्यूड कैपिटल। तो आप उसको क्या बोलेंगे, तो कि व्हेन यू हैव ऑफर्ड एनीथिंग टू द पब्लिक एट लार्ज दैट इज कॉल्ड इश्यूड कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पर जितना आपने पब्लिक को ऑफर दिया, क्या पब्लिक पूरे का पूरा अप्लाई करेगी, क्या पूरे का पूरा सब्सक्राइब करेगी? नो। वहां पे 3 ऑप्शन हो सकते हैं। क्या कौन से 3 ऑप्शन हो सकते हैं, तो कि पब्लिक पूरे के पूरे 400 करोड़ के लिए अप्लाई करेगी। तो उस टाइम पे क्या हो जाए, तो कि वॉट एवर एप्लीकेशन गिवन बाय द शेयर होल्डर टू द कंपनी, वॉट एवर अमाउंट सब्सक्राइब बाय शेयर होल्डर टू द मींस इन्वेस्टर टू द कंपनी, दैट कैपिटल इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्या बोला जाता है इसको, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल बोला जाता है। तो फ्रेंड एक हुआ इश्यूड कैपिटल, दूसरा हुआ सब्सक्राइब कैपिटल। इसमें एक ऑप्शन देखा फुल सब्सक्रिप्शन, बट फ्रेंड यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन, 400 करोड़ के लिए ऑफर दिया था बट पब्लिक ने कितना रिस्पॉन्स दिया, 500 करोड़ के लिए। तो मैंने क्या सोचा, 500 करोड़ आ गया, क्या बात है, 100 करोड़ ज्यादा है, रख लो, हमको वैसे भी 1000 करोड़ तक कर सकते हैं, यहाँ पे मैं चेंज करके 500 करोड़ कर देता हूँ, चलेगा ऐसा? तो क्या नहीं, वंस द इश्यू साइज इज फिक्स, जब आपका ये इश्यू साइज फिक्स है 400 करोड़, दो भले पैसा बाद में ज्यादा आ जाता है बट हम ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 400 करोड़। एंड इसी रीजन के लिए यहाँ पे ब्रेन आपका सब्सक्राइब कैपिटल, भले उन्होंने पब्लिक ने 500 करोड़ के लिए अप्लाई किया बट कभी भी आप ओरिजिनल इश्यूड कैपिटल से ज्यादा सब्सक्राइब कैपिटल दिखा नहीं सकते। क्यों तक सब्सक्राइब इज अ पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैक्सिमम यहाँ पे 400 आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो उस टाइम पे याद रखना कि ज्यादा दिया है तो कुछ लोग क्या समझते हैं, पब्लिक ने ज्यादा सब्सक्राइब किया, हम जो सब्सक्राइब कैपिटल ज्यादा लिख लेते। नो नो, जितना इश्यूड है उससे ज्यादा ये नहीं हो सकता। तो ये क्या आएगा, 400 करोड़ यहाँ पे है। बट सपोज ऐसा हुआ कि अंडर सब्सक्रिप्शन हो, 380 करोड़ के लिए एप्लीकेशन आई। जब अंडर सब्सक्रिप्शन की बारी आती है फ्रेंड, तो अंडर सब्सक्रिप्शन में गवर्नमेंट ऐसा बोला कि मिनिमम 90% फंड आना चाहिए, 90% नहीं आया तो पब्लिक इश्यू कैंसिल हो जाएगा। तो 400 का 90 करोड़ 90% कितना होता है, 360, बट यहाँ पे आया 380, मीन्स यहाँ पे पब्लिक इश्यू कैंसिल नहीं होगा। इतने शेयर्स इश्यू कर दो, वहाँ पे पब्लिक इश्यू फुलफिल हो जाएगा और 20 करोड़ मीन्स वो अनसब्सक्राइब में चला जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 380 करोड़ के लिए एप्लीकेशन आ गई, तो सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो जाएगा, 380 करोड़ हो जाएगा। अभी हुआ क्या, तो कि जितना पैसा यहाँ पे लिखा है, क्या पूरे का पूरा पहले दिन मंगवा लिया होगा, पूरे का पूरा एप्लीकेशन के साथ मंगवा लिया होगा? नो, पूरे का पूरा एप्लीकेशन के साथ नहीं मंगवाया होगा। कुछ एप्लीकेशन के टाइम, कुछ अलॉटमेंट के टाइम, कुछ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा। तो फ्रेंड सपोज इसमें से टिल द टाइम यू हैव कॉल्ड अप 100 करोड़ ऑफ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के टाइम पे आपने 100 करोड़ मंगवाया है, दूसरा 100 करोड़ भी आपने अलॉटमेंट के टाइम पे मंगवाया है। तो वॉट एवर अमाउंट यू हैव कॉल्ड अप टिल टुडे दैट इज कॉल्ड अप शेयर कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे 200 करोड़ रुपया जो है वो क्या हो गया, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। तो व्हाट इज अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कितना नहीं मंगवाया अभी तक, तो क्या अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितना आएगा यहाँ पे, 180 करोड़। कितना आएगा फ्रेंड, 180 करोड़। तो फ्रेंड यहाँ पे 200 करोड़ कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल कितना, 180 करोड़। समझ में आया तक? यस। अभी मंगवाया 200 करोड़ रुपया, एप्लीकेशन का पैसा तो सबने दिया होगा, बट ऐसा जरूरी का अलॉटमेंट जिसका मंगवाया है उन सबने दिया होगा? तो कि ये अपना अंशुल है, आकाश है, इनके जैसे पैसे वाले लोग होंगे
तो ठीक है उस टाइम पे पैसा पे कर देंगे। बट मेरा जैसा बेचारा कोई गरीब हुआ, मान मान कहाँ से छोटे छोटे सेविंग हो गए, वो इकट्ठा करके शेयर्स के एप्लीकेशन मनी भरा, शेयर्स लग गए नसीब से, और अभी अलॉटमेंट का पैसा डिमांड किया है, क्या करना पड़ेगा, तो क्या मैनेज करके लाना पड़ेगा। सपोज मैनेज नहीं कर पाए और नहीं पे कर पाए, तो फ्रेंड यहाँ पे वॉट एवर अमाउंट पेड अप बाय द शेयर होल्डर, जितना अमाउंट शेयर होल्डर ने पे कर दिया होगा उसको क्या बोलेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल बोलेंगे। तो सपोज यहाँ पे 100 करोड़ तो पूरा आ चुका है, बट इसमें से 99 करोड़ ही है। मेरे जैसे जितने लोग थे, ऐसे काफी लोगों ने पैसा पे नहीं किया, तो कंपनी के पास जितना भी शेयर आ गए, मीन शेयर होल्डर ने जितना भी अभी तक पे कर दिया, दैट इज कॉल्ड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन व्हाट इज अनपेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर पेड अप ये है तो अनपेड अप कितना, तो अनपेड अप इज 1 करोड़, और ये 1 करोड़ को क्या बोला जाता है, वहां पे अनपेड नहीं बोला जाता, बट वहां पे मोस्टली बोला जाता है कॉल्स इन एरियर्स। क्या बोला जाता है, कॉल्स इन एरियर्स फ्रेंड। ओके, तो दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स। तो फ्रेंड इतनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल वहां पे हो सकती है। सबसे पहले ऑथराइज, फिर इश्यूड, फिर सब्सक्राइब, फिर कॉल्ड अप एंड फिर पेड अप। तो इतनी अलग अलग कैपिटल हो सकती है। फिर अभी क्वेश्चन होता है कि कॉल्ड अप तो इतना है, तो अनकॉल्ड अप कितना, 180। ये पैसा आप कब मंगवा सकते हो, इज देयर एनी टाइम लिमिट फिक्स फॉर दिस, कब मंगवाना पड़ेगा ये पैसा। तो क्या गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि यहाँ पे ये पैसा आप कभी भी मंगवा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपको जरूरत है अभी अभी मंगवाओ, 2 महीने के बाद जरूरत है 2 महीने के बाद मंगवाओ, थोड़े टाइम के बाद जरूरत है थोड़े टाइम के बाद मंगवाओ, अगर जरूरत नहीं है तो मंगवाओ ही मत, जब कंपनी में जरूरत पड़ेगी तब मंगवाएंगे। ऐसा कर सकते हैं। यस, तो मैंने क्या सोचा, इसमें से 100 करोड़ और मंगवा लेते हैं, मीन्स 300 करोड़ आ गया, बिजनेस अच्छे से चलेगा, प्रॉफिट भी अच्छे से होगा, बचेगा कितना, 80 करोड़। ये 80 करोड़ रुपीज जो है फ्रेंड, मैंने सोच लिया कि भाई 80 करोड़ रुपीज जो है मैं फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगी मंगो। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी कोई लायबिलिटी ऐसी है नहीं, लेट्स कीप असाइड सर्टेन फंड फॉर द पर्पस ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन पर्पस के लिए कुछ फंड साइड में निकाल देते हैं, फिर जब कंपनी में लिक्विडेशन होगा, लायबिलिटी पे करनी होगी, तो उस टाइम पे कुछ फंड की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा फंड साइड में निकाल के रख देते। जब ऐसा फंड साइड में निकाल के रख देते हैं फ्रेंड, तो व्हेन यू हैव केप्ट असाइड सर्टेन फंड फॉर द पर्पस ऑफ लिक्विडेशन or which can be called up on or before the date of liquidation, then that capital is called reserved capital friend। उसको क्या बोला जाता है, reserved capital बोला जाता है। तो याद रखना फ्रेंड कि when you have kept aside certain fund for the purpose of liquidation which can be called up before the date of liquidation, जो आप liquidation date से पहले कभी भी मंगवा सकते हो, which is called reserved capital। इसको क्या बोलेंगे, reserved capital बोलेंगे फ्रेंड। ओके, ये कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल दोनों में डिफरेंस है। कैपिटल रिजर्व मींस आपका कैपिटल प्रॉफिट, और ये रिजर्व कैपिटल मींस कैपिटल जो आपका शेयर कैपिटल है उसने आपने रिजर्व करके रखा है, साइड में रख दिया है फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड रिजर्व्ड कैपिटल, और इट कैन बी कॉल्ड अप एन और बिफोर द डेट ऑफ लिक्विडेशन। सो दिस इज कॉल्ड रिजर्व्ड कैपिटल। तो फ्रेंड इतनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल वहां पे हो सकती है, बट बिग क्वेश्चन मार्क ओवर दैट व्हाट, तो क्या बैलेंस शीट में कौन सा दिखाएंगे, विच कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, कौन सी कैपिटल दिखाएंगे। शिमला मेरे पास पैसा ही है, रुपया नहीं है ना, आपके पास रुपया है, बराबर ना भाई। चलो एक आंसर आया, इसमें से बैलेंस शीट में कौन सी कैपिटल दिखाएंगे, बोलो। पेड अप, ऑथराइज, इश्यूड, रिजर्व, कौन सी कैपिटल। शिमला वाले बोले ऑल दैट रिजर्व। तो क्या फ्रेंड ध्यान दो यहाँ पे कि यू नीड टू प्रेजेंट ऑल द कैपिटल एज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सब कैपिटल आएगा, ऑथराइज भी प्रेजेंट करना पड़ेगा, इश्यूड भी आएगा, कॉल्ड अप भी आएगा, सब्सक्राइब भी आएगा, सब कुछ आएगा। बट आउटर कॉलम में क्या आएगा वहां पे, तो कि सब वहां पे प्रेजेंट तो करेंगे बट सब कुछ इनर कॉलम में होगा। आउटर कॉलम में क्या आएगा, तो क्या आउटर कॉलम में एक ही कैपिटल आएगा, दैट इज पेड अप कैपिटल। ये आपको आउटर कॉलम में प्रेजेंट करना है। वाई सो, ऐसा क्यों, यही क्यों, बाकी सब क्यों नहीं। तो क्या फ्रेंड ये कैपिटल आप कौन बैलेंस शीट में कौन सी साइड प्रेजेंट करते हो, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर कंपनी आज का आज बंद हो जाता है, फर्दर बिजनेस नहीं करना है, पैसा आ गया बट बिजनेस नहीं करना है, डिसाइड कर लिया कि कंपनी अभी का अभी बंद कर दो, अभी का अभी कंपनी बंद करूंगा, तो कितने लोगों को पैसा वापस देना पड़ेगा अगेंस्ट शेयर कैपिटल, तो क्या 199 करोड़। मींस जितना पैसा आया है वही वापस करो, जिसने पैसा नहीं दिया क्या कंपनी उसको भी वापस बोले भाई भले तुमने नहीं दिया है बट वो हमारी कैपिटल में इंक्लूड हो जाता है, तू भी आके लेके जा, तो फिर कोई पे करेगा ही नहीं फ्रेंड। एंड इसी रीजन के साथ व्हाट इज द एक्चुअल लायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट प्रेजेंट, तो कि जितना फंड लिया है उतना वापस करने की लायबिलिटी है। कितना फंड लिया है, 199 करोड़ अपने पॉकेट में आ गया, दैट्स व्हाई टुडे कंफर्म लायबिलिटी इज 199 करोड़, ये इतना हमारा कंफर्म लायबिलिटी है। तो आउटर कॉलम में क्या दिखाएंगे, पेड अप कैपिटल, बट बाकी ये सब कैपिटल वहां पे क्यों प्रेजेंट करते,
तो कि जो भी इन्वेस्टर है, जो भी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनको पता चले कि ये कंपनी फ्यूचर में ये जो शेयर कैपिटल वाला लायबिलिटी है कहाँ तक मैक्सिमम जा सकते हैं, लोग 1000 करोड़ तक जा सकते हैं। इसी रीजन के साथ वहां पे ये सब कैपिटल आपको प्रेजेंट करना जरूरी है। सो ऑल द कैपिटल्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड, बट आउटर कॉलम में क्या आएगा, पेड अप कैपिटल आएगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ सबके माइंड में? कोई डाउट, कोई क्वेरी यहां तक? फ्रेंड, ये इश्यूड कैपिटल जो होता है, ऑथराइज कैपिटल जो होता है, ऑलवेज नॉमिनल प्राइस से होगा। तो कभी भी इसको प्रेजेंट करेंगे ध्यान रखना कि ऑलवेज नॉमिनल प्राइस से दिखाएंगे, जितना उसका फेस वैल्यू है वो प्राइस से दिखाएंगे, नॉट एट इश्यू प्राइस। तो ये बात कर दी फ्रेंड हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल की। अभी बात करते हैं फ्रेंड, ध्यान रखना सब लोग यहाँ पे अच्छे से कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल आ गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स आ गया। अभी मेन प्रोसेस इश्यू ऑफ शेयर्स, जो हम लोग शेयर्स इश्यू करना चाहते हैं वो मेन प्रोसेस आ जाएगा। और जब कंपनी में आपको शेयर इश्यू करना है तो उस टाइम पे दो कंपनी मेन माइंड में आती है। सबसे पहले एक है प्राइवेट कंपनी एंड दूसरा है पब्लिक कंपनी। दो तरीके की कंपनी होती है फ्रेंड, एक प्राइवेट कंपनी, दूसरा पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी की पहले बात करते हैं, बहुत ही इजी प्रोसेस है। प्राइवेट कंपनी में क्या होंगे तो कि मिनिमम 2% इज रिक्वायर्ड एंड मैक्सिमम 50% है। और वहाँ पे जब भी आपको शेयर्स इश्यू करना है, पब्लिक को इनवाइट नहीं करना है। जो भी पर्सन लेना चाहते हैं, मीन्स 2-3 लोग इकट्ठा होंगे कंपनी बनाने के लिए कि भाई मैं इतने शेयर्स लूँगा, मैं इतने शेयर्स लूँगा, दोनों शेयर्स ले लेंगे, पैसा दे देंगे और शेयर्स वहाँ पे उन लोगों को इश्यू हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। मीन्स वहाँ पे ये ट्रांजेक्शन पूरा इजीली सेटल हो जाएगा। कैसा ट्रांजेक्शन, तो फ्रेंड वहाँ पे वहाँ पे शेयर्स दिए, पैसे लिए, मीन्स प्राइवेट अलॉटमेंट हो गया, प्राइवेट अलॉटमेंट हो गया और उसी के साथ वहाँ पे शेयर्स अलॉट हो जाएंगे, मीन्स वहाँ पे इश्यू साइज कंप्लीट और वहाँ पे दूसरे दिन से कंपनी स्टार्ट हो जाएगी। बट व्हाट अबाउट पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी में क्या होगा तो क्या पब्लिक कंपनी में हम जितना ईजी समझते हैं उतना ईजी नहीं है। क्यों? तो कि वहाँ पे प्राइवेट अलॉटमेंट नहीं होता है, यहाँ पे प्राइवेट अलॉटमेंट होगा। वहाँ पे तो पब्लिक को इन्वाइट करनी पड़ेगी। कौन सी पब्लिक को? तो कि पूरी इंडिया की सब पब्लिक को। कितनी पब्लिक है इंडिया में? ऑन पेपर कितना? 125 करोड़ ऑन पेपर। ऑफ द पेपर पता नहीं कितने लोग घूमते होंगे। हमको तो किसको इन्फॉर्म करना है तो कि जो भी लोग हैं ऑन पेपर या ऑफ द लॉग, इंडिया की पूरी पब्लिक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई हमारी कंपनी का पब्लिक इश्यू आया। हाउ टू इन्फॉर्म दैट, हाउ टू इन्वाइट दिस पीपल टू टेक द शेयर्स और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। कैसे इन्वाइट करोगे? तो एक डॉक्यूमेंट है प्रॉस्पेक्टस, और प्रॉस्पेक्टस के थ्रू आप इन सबको इनवाइट कर सकते हो। व्हाट इज प्रॉस्पेक्टस? तो प्रॉस्पेक्टस इज द डॉक्यूमेंट व्हिच कंटेन all the details of the company's director first, who is going to be a director of the company, who is going to be the auditor of the company's project, company's objective, company's sales projections. All that things are covered as a part of this, and along with that the main important thing is the risk factor involved in the project, that is also a part of this project prospectus. And at the end of that prospectus one application form is available, means आपको लगता है ये prospectus पढ़ने के टाइम पे ये सब कुछ जो यहाँ पे लिखा है it is preferable as per my एनालिसिस एंड इस कंपनी में फ्यूचर में मुझे बेनिफिट होगा, तो आपको प्रेफरेबल लगता है तो आप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो एप्लीकेशन फॉर्म निकालो, साइन करो, उसके साथ चेक अटैच करो और अटैच करने के बाद वहाँ पे ये सब कुछ सबमिट कर दो। मीन्स आपने उस कंपनी के शेयर्स एक्सेप्ट कर लिए। अभी कंपनी को डिसाइड करने का आपको देना है कि नहीं, बट ये प्रोसेस तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे कि मैं अपनी कंपनी का पब्लिक इश्यू लेके आ गया, जेपिंक इलेक्ट्रो लिमिटेड का पब्लिक इश्यू लेके आ गया, पब्लिक को इन्फॉर्म करना है। कैसे करूं? तो कि प्रिंट मीडिया, एडवर्टीजमेंट मीडिया के थ्रू जाना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट मीडिया के थ्रू भी गया, पूरे इंडिया में एक वन कॉमन न्यूज़पेपर जो था वो डिसाइड किया। कौन सा कॉमन न्यूज़पेपर है? तो कहते टाइम्स ऑफ इंडिया। कौन से मीडिया के थ्रू जाना पड़ेगा? तो क्या कंपल्सरीली गवर्नमेंट ने बोला है प्रिंट मीडिया, टेलीविजन मीडिया नहीं चलेगा, उसके थ्रू आप नहीं जा सकते, प्रिंट मीडिया के थ्रू ही जाना पड़ेगा। एक कॉमन न्यूज़पेपर में आप ऐड दे दो। कौन सा कॉमन न्यूज़पेपर है? द टाइम्स ऑफ इंडिया। ऐड दे दिया, वहाँ पे रिलीज कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि कई जगह पे ये टाइम्स ऑफ इंडिया भी नहीं पहुँच पाता होगा, तो हर एक इंडिया के कॉर्नर में कैसे पहुँचेंगे? तो कि कहीं पे रीजनल जो न्यूज़पेपर ज़्यादा चलता होगा, जैसे कि गुजरात में गुजरात समाचार है, फिर मुंबई में मिड डे है, राजस्थान में राजस्थान पत्रिका है, तो अलग जगह हर एक जगह पे अलग अलग होता है। तो वो आप सिलेक्ट करो और वहाँ पे आप एक ऐड दे दो। मीन्स वहाँ पे भी एक ऐड देना पड़ेगा। इंटीमेशन, ऐड नहीं बोल सकते, वर्ड इंटीमेट कर दो भाई हमारी कंपनी का पब्लिक इश्यू आ गया। तो ऐसे करके उन्होंने ये सब जगह पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बट इन्फॉर्म करने के बाद मेन काम स्टार्ट होता है। मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि मेरी कंपनी का पब्लिक इश्यू आ रहा है,
आपको मेरी कंपनी का प्रॉस्पेक्टस चाहिए तो मेरे को कांटेक्ट करना, मेरा नंबर ये है, मेरा मोबाइल नंबर वहाँ पे लिख दिया, लैंडलाइन नंबर भी वहाँ पे लिख दिया। क्या सब लोग मेरे को कॉल करेंगे? तो शिमला से कॉल आया, अंशुल का कोई फ्रेंड था कि भाई अर्षद सर की कंपनी है, अंशुल के सर की कंपनी है, चलो इन्वेस्ट करते हैं। उसका फ़ोन आया कि सर शेयर्स लेने आपकी कंपनी के प्रॉस्पेक्टस कहाँ से मिलेगा? बोला आजा अहमदाबाद में, यहीं पे बैठा हूँ, मेरा एड्रेस दे देता हूँ तेरे को। उसने बोला सर कोई बात नहीं, मैं पहुँच जाऊँगा थोड़ी दिन में। वो वहाँ से शिमला से निकला, ट्रेन पकड़ी, उसमें 1-2 ट्रेन इन बिटवीन चेंज करके यहाँ पे अहमदाबाद तक पहुँचा। 5 दिन हो गए पहुँचते हुए। आया, मेरे को बोला सर एप्लीकेशन प्रॉस्पेक्टस दो, एप्लीकेशन दो, मुझे भरना है शेयर। बोला पब्लिक इशू क्लोज हो गया। तो बोला कि सर अभी तो बात हुई, तो 3 दिन का ही टाइम होता है, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा होता है? तो यस। तो फ्रेंड क्या वो शिमला से यहाँ पे लेने के लिए आएगा? कोई साउथ में है कलकत्ता से यहाँ पे लेने आएगा? साउथ में मिस कन्याकुमारी या केरला से कोई यहाँ पे शेयर लेने के लिए आएगा? कोई भी कहीं से भी है, वो लोग यहाँ तक प्रॉस्पेक्टस लेने के लिए आएंगे? नो नो, आपको मेरे तक आने की जरूरत नहीं है, मुझे आप तक पहुंचना पड़ेगा। आप जहाँ पे होंगे वहाँ पे आपको सब डिटेल मिलनी चाहिए, सब चीज़ मिलनी चाहिए। तो हाउ कैन आई रीच टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया? पूरे इंडिया में से कोई भी अब मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता होगा, छोटे से छोटे गांव तक भी मुझे पहुंचना पड़ेगा। कैसे पहुंच पाऊंगा फ्रेंड? हाउ टू रीच ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया? क्या मेरी कंपनी का खुद का आउटलेट हर एक जगह पे होगा? नहीं होगा। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत पड़ी। मेरी कंपनी की बात छोड़ो, इतनी बड़ी रिलायंस या टाटा ग्रुप कंपनी है, उस कंपनी का भी हर एक विलेज में, छोटे छोटे गांव में उसका आउटलेट होगा? नहीं होगा। उनको भी किसी और का सपोर्ट लेना पड़ेगा। किसका? क्योंकि कुछ एजेंसी यहाँ पे काम कर रही है, वो कैन वर्क ऑन बिहाफ ऑफ योर कंपनी। मीन्स आपकी कंपनी के बिहाफ में वो लोग काम करेंगे, जिसको टेक्निकली बोला जाता है मर्चेंट बैंकर। मीन्स यू नीड टू वर्क एज एन मर्चेंट बैंकर, मीन्स सॉरी, यू नीड टू अपॉइंट वन मर्चेंट बैंकर। इनका काम क्या होता है? तो कि ये लोग जो होते हैं उनका नेटवर्क पूरे इंडिया में होता है। उनका नेटवर्क किसके साथ? तो कि बैंक के साथ होगा, स्टॉक ब्रोकर के साथ होगा, छोटी छोटी दुकान वालों के साथ होगा, ऐसे ऐसे लोगों के साथ होगा कि पूरे इंडिया को ये लोग इजीली कवर करें। मीन्स पान इंडिया में जब भी इनको प्रॉस्पेक्टस दे दिया या कोई इन्फॉर्मेशन दे दी, वो तुरंत उनके नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और इजीली पूरे इंडिया को वो लोग वहाँ पे कवर कर देंगे। मीन्स वी नीड टू अपॉइंट वन पर्सन हु इज टेक्निकली नोन एज मर्चेंट बैंकर। अभी इसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? तो वो लोग क्या करेंगे? तो कि कंपनी इनको प्रॉस्पेक्टस प्रोवाइड करेगी और ये लोग क्या करेंगे? यही प्रॉस्पेक्टस इन्वेस्टर्स तक पहुंचा देंगे। मीन्स इन्वेस्टर्स तक जब भी किसी को चाहिए तो इनके थ्रू ये प्रॉस्पेक्टस हमको मिलेगा। जब ये इन्वेस्टर को लगा कि ये प्रॉस्पेक्टस के थ्रू कि भाई नहीं, इस कंपनी में इन्वेस्ट करने जैसा है, तो इन्वेस्टर क्या करेगा? तो कि एक एप्लीकेशन फॉर्म निकालेगा अलॉन्ग विद द ड्राफ्ट और चेक। वो किसको वापस देगा? तो कि मर्चेंट बैंकर को वापस देगा। तो फ्रेंड यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मेरे तक नहीं आएगी डायरेक्ट। पहले कौन लेगा? तो कि पहले लेगा मर्चेंट बैंकर और वहाँ पे वो एप्लीकेशन इसके पास आएगा, चेक इसके पास आएगा। वो क्या करेगा? तो वो सब कुछ हमको हैंड ओवर कर देगा, या तो चेक वहाँ पे डिपॉजिट करवा देगा रिस्पेक्टिव अकाउंट में और ये सब कुछ कंपनी के पास वापस आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके का ही प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस वहाँ पे चलता है। जैसे ये प्रोसेस फ्रेंड वहाँ पे कंप्लीट हुआ, यहाँ पे क्या होगा? तो कि वहाँ पे जैसे ही 3 दिन का पब्लिक इश्यू होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर हुई है वो सब इन्फॉर्मेशन ये लोग क्या करेंगे? तो कि अपने को देंगे। अभी कंपनी का टर्न आया कि भाई इतनी एप्लीकेशन आई। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी ने 1 लाख शेयर्स के लिए ऑफर दिया था। हमारी कंपनी ने 1 लाख शेयर्स के लिए ऑफर दिया, एग्जैक्टली 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, सॉरी 1 लाख शेयर्स के लिए ऑफर दिया था। इजी कैलकुलेशन के लिए 1 लाख शेयर्स ले गए। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? तो कि यहाँ पे फ्रेंड 3 ऑप्शन हो सकते हैं। 1 लाख शेयर्स के सामने 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, मीन्स वहाँ पे फ्रेंड फुल सब्सक्रिप्शन हुआ। 1 लाख के सामने 1 लाख। अगर फ्रेंड ऐसा हुआ है कि 1 लाख के सामने एग्जैक्टली 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है फ्रेंड, तो क्या कंपनी को कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन या कोई ऐसा डिस्कशन वहाँ पे किसी के साथ करना पड़ेगा? नहीं। 1 लाख शेयर्स चाहिए, 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, बात खत्म हो गई, टेंशन कोई है नहीं, फटाफट वहाँ पे क्या कर देंगे? शेयर इश्यू कर देंगे। ओके। सेकंड, अगर 1 लाख शेयर्स के सामने फ्रेंड 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। 1 लाख शेयर्स के सामने 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, मीन्स फ्रेंड वहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो क्या करें? तो क्या करें? तो क्या कुछ नहीं, 20,000 जो ज़्यादा आया है, मीन्स ये 1 लाख है, इसके सामने क्या कितना ज़्यादा है? 20,000 ज़्यादा है, उसको वापस दे दो। 1 लाख सेटल हो गया। यस। तो मैंने सोचा ऐसा नहीं करने का, मेरे को क्या करना है कि जितने ने मेरे पे ट्रस्ट किया सबको मैं खुश करूँ। प्रपोजनेट शेयर दो। अगर तुमने 120 शेयर 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो 1000 शेयर दूंगा, 600 के लिए किया है तो 500 दूंगा, 120 शेयर्स के लिए किया है तो 100 दूंगा, अगर 60 शेयर्स के लिए किया है तो 50 दूंगा, 12 शेयर्स के लिए किया है तो 10 दूंगा, 6 शेयर्स के लिए किया है तो 5 दूंगा।
मीन्स ऐसे मैंने रेशियो बनाया, एक ही रेशियो है फ्रेंड, 12:10 का रेशियो, 6:5 हो गया। तो फ्रेंड मैंने क्या किया, प्रपोजनेट शेयर, हर एक को शेयर्स मिलेगा, इतने प्रपोजल में मिलेगा, जितना अप्लाई किया उसका इतना परसेंटेज आपको मिल जाएगा। कर सकते हैं ऐसा? तो कि यस, एंड व्हेन यू आर इशूइंग द शेयर्स ऑन दिस टाइप ऑफ प्रपोजन बेसिस, इसको क्या बोला जाता है, प्रोरेटा बेस। क्या बोला जाता है, प्रोरेटा। फ्रेंड ये प्रोरेटा से बहुत सारे लोग डरते रहते हैं, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। प्रोरेटा मींस वेरी सिंपल कंसेप्ट कि इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था बट इतना अलॉट हुआ, दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड प्रोरेटा। मींस प्रपोजनेट बेस पे आप शेयर इश्यू करते हो उसको क्या बोलते हैं, प्रोरेटा बेस बोलते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। बट मैंने सोचा ऐसा नहीं, जिन्होंने सबसे पहले ट्रस्ट किया, मींस पहले 50,000 जो है स्टेक होल्डर, उन लोगों को पूरे का पूरा 100%, और बाकी जो आया बाद में 70,000, उसके सामने बचा कितना 50,000, तो 7:5 के रेशियो में देंगे। चलेगा ऐसा? यस चलेगा। फिर मैंने सोचा ऐसा भी नहीं, लकी ड्रॉ करते, जिसके नसीब में होगा उसको मिलेगा। लकी ड्रॉ किया, एप्लीकेशन निकाली, इसको लगा, इसको लगा, इसको लगा, इसको लगा, जिसको लेगा 1 लाख तक एप्लीकेशन बाहर निकालेंगे, उनको देंगे, बाकी सबके नसीब खराब, उनको बोल देंगे भाई नहीं आपके शेयर रिजेक्ट हुए। कर सकते हैं ऐसा? क्योंकि मोस्टली पहले ऐसा ही होता था, ये भी कर सकते। मीन्स आपको सोचना है, यू आर अ मैनेजमेंट, इट्स अ पावर ऑफ द मैनेजमेंट, इट्स अ डिस्क्रेशन ऑफ द मैनेजमेंट। आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे शेयर इशू करना है, मीन फुल्ली डिस्क्रेशन ऑफ द मैनेजमेंट। वो अपने पावर के हिसाब से वहां पे शेयर इशू कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट वहां पे नहीं है। तो दिस कॉल ओवर सब्सक्रिप्शन। अभी यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद क्या आ सकता है, तीसरा ऑप्शन, तो कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या आ सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या आएगा ये अंडर सब्सक्रिप्शन में फ्रेंड, तो कि 1 लाख शेयर्स के सामने कम एप्लीकेशन आए, अंडर सब्सक्रिप्शन मींस कम एप्लीकेशन आए। कितना मिनिमम आना चाहिए, 90%। सपोज 90% नहीं आया तो क्या होगा, तो क्या पब्लिक इश्यू कैंसिल हो जाएगा, बट सब्जेक्ट टू के इफ यू आर नॉट अपॉइंटेड दी अंडर राइटर्स। ओके, एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है मार्केट में कि अगर आपको डाउट है कि आपका पब्लिक इश्यू फुलफिल होगा कि नहीं, तो उसके लिए फैसिलिटी क्या है, तो कि अंडर राइटर्स करके कुछ एजेंसी काम कर रही है, कुछ एजेंट काम कर रहे हैं कि भाई अगर आपकी कंपनी का शेयर्स नहीं लेगा तो हम ये शेयर्स लेने के लिए रेडी है, उनको बोला जाता है अंडर राइटर्स। तो फ्रेंड अंडर राइटर्स ऐसे शेयर्स वहाँ पे आपके कंपनी के लेते हैं और उसके लिए उनको कमीशन देना पड़ता है। तो फ्रेंड यहाँ पे जब कोई पब्लिक इश्यू आया, अंडर राइटर्स अपॉइंट किए तो कोई अपने को टेंशन है ही नहीं, अंडर सब्सक्रिप्शन जितना भी होगा वो बाकी का वो ले लेंगे, पब्लिक इश्यू कैंसिल नहीं होगा। बट हम तो पहले से ही फॉर्म में थे कि अपनी कंपनी मीन्स वेल नोन कंपनी है, वेल नोन प्रमोटर है, अर्षित जसवानी जैसे प्रमोटर है, इस कंपनी में थोड़ी कुछ होगा। तो फ्रेंड ऐसे करके हमने क्या किया, अंडर राइटर्स को अपॉइंट ही नहीं किया, और क्या हुआ, तो क्या पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए, 60% ही एप्लीकेशन आई, 90% तो दूर की बात है। क्या करना पड़ेगा, पब्लिक इश्यू कैंसिल। जब पब्लिक इश्यू कैंसिल हुआ तो क्या करना पड़ेगा, पब्लिक का पैसा वापस। कितने दिन में वापस करेंगे फ्रेंड, तो क्या 15 डेज में। कितने दिन में, 15 डेज। बट फ्रेंड कौन सी डेट से 15 डेज, 15 डेज फ्रॉम विच डेट, तो क्या फ्रॉम दी डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इश्यू, फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इश्यू। ध्यान रखना फ्रेंड, कौन सी डेट से करेंगे, तो क्या फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इश्यू से, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके चलो क्लियर यहां तक। फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ पब्लिक इश्यू, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ। ओके, तो ये ध्यान रखना। अगर सपोज 15 दिन में कंपनी पेमेंट नहीं कर पाई तो क्या, तो 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कि 15 दिन में पैसा नहीं दिया तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कितना, 15% पर एनम। तो याद ध्यान रखो फ्रेंड, क्योंकि दोनों चीज़ बहुत ही अच्छी है, ये 15 डेज है, ये भी 15% है, तो ईजी हो गया हमारे लिए 15 याद रखने का। 15 दिन में पैसा दो, नहीं तो 15% पैसा पर एनम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखते हुए आपको आंसर फाइन मीन्स ऐसा कैलकुलेशन करने के लिए बोल सकते हैं। तो ध्यान में रखना है कि 15 दिन तक कोई नहीं, 15 दिन के बाद ये इंटरेस्ट स्टार्ट होगा 15% पर एनम के हिसाब से। ओके चलो क्लियर है तक। ये बात हो गई फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके ओके फ्रेंड, और इसी के बाद मीन्स यहाँ तक फ्रेंड कुछ नया था जो आपके साथ डिस्कस करना था, शेयर करना था। नया तो नहीं था बट ये बेसिक थियरी जो था जो आप सीख के आए हो, बट कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कंसेप्ट या कोई ना कोई पॉइंट वहाँ पे क्लियर नहीं था जो हमने यहाँ पे क्लियर किया। फ्रेंड ये अंडर सब्सक्रिप्शन वाला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया उसके लिए स्पायरल में अभी भी पुराना प्रोविजन चल रहा है। ओपन योर स्पायरल, पेज नंबर 300 नंबर का पेज, उस पे पॉइंट नंबर 5 वहाँ पे 42 डेज लिखा होगा।
ये 42 डेज़ की जगह पे अभी हो गया है 15 डेज़, जो मैंने अभी प्रोविज़न पढ़ाया है। मॉड्यूल में चेंज हो गया है, स्पायरल में चेंज करना बाकी है, तो आप चेंज कर देना। ओके फ्रेंड, तो यहाँ तक जो थियरी हमको डिस्कस करनी थी फ्रेंड, वो हमारी डिस्कस हो गई। इसके बाद स्टार्ट होगा क्या, तो क्या एप्लीकेशन का मीन्स अभी अकाउंटिंग एंट्री हमको डिस्कस करना है, जिसमें क्या डिस्कस करेंगे, तो क्या अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल मनी, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, फिर फोरफीचर ऑफ शेयर, फिर री इश्यू ऑफ शेयर्स एंड प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ये पूरा सीक्वेंस हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, बट वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। फ्रेंड, आज हमारे पास इनफ टाइम नहीं है, क्योंकि ये पूरा सीक्वेंस में डिस्कस करना है, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन के साथ डिस्कस करना है। तो टुडे वी डोंट हैव इनफ टाइम टू डिस्कस दिस, तो दैट वी विल डिस्कस टुमारो मेरा लेक्चर है 4 to 6। और हाँ, ध्यान रखना कल भी आपका लेक्चर 10:30 बजे से है, तो ध्यान में रखिएगा, कल आपको 10:30 बजे से आना है। किसका लेक्चर है तो वो शेड्यूल आपको मिल चुका होगा, बट कल मेरा लेक्चर है 4 to 6, तो वी विल श्योरली मीट एट 4 to 6 और वी विल डिस्कस अबाउट दिस अकाउंटिंग एंट्रीज एंड रिलेटेड क्वेश्चंस। सो थैंक यू फॉर द डे, आज के लिए इतना काफ़ी है। संडे को थोड़ा डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, आपके लिए लंच ब्रेक है, देन यू कैन कंटिन्यू विथ योर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर। संडेज को अच्छे करने के लिए ये बैड संडे बहुत अच्छे है। और फ्रेंड, अभी अच्छा है, आपको अभी लग रहा है बैड संडे, बट दिस इज रियली अ ब्यूटीफुल संडे फॉर ऑल ऑफ यू। विदाउट एनी पर्सनल लायबिलिटी यू नीड टू स्टडी ओवर देयर। प्रैक्टिकल लाइफ में आओ, जब पैसे कमाने की बारी आएगी तब पता चलेगा कि हर संडे कैसा होता है। ओके फ्रेंड, कल का शेड्यूल थोड़ी देर में आपको ये लोग बता देंगे, डोंट वरी। मेरे बाद किसी का लेक्चर है, ओके, तो नेक्स्ट फैकल्टी आपको शेड्यूल बता देंगे।